आपने जज करनी है, डू यू हैव ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल और सर्वे डेटा। अगर आपके पास ओरिजिनल डेटा है देन गो विद ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल, और अगर आपके पास अपना कोई ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, कोई सर्वे डेटा नहीं है, देन डेफिनेटली यू विल गो विद रिव्यू आर्टिकल। और अगर आपको कोई स्ट्रक्चर्ड एविडेंस सिंथेसिस चाहिए तब आप सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस के लिए जाते हैं। नॉर्मली रिसर्च आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम ये एक बेसिकली IMRD मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन। ठीक है, यहाँ से हम एनाटॉमी ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं। मैं सबसे पहले, ताकि आपको पता हो कि आपको सिखाने वाले का अपना आर्टिकल पब्लिश है, मैं सबसे पहले आपको अपना आर्टिकल दिखाना चाहती हूँ, बट समहाउ हम कुछ और 7 आर्टिकल्स देख लेंगे। अच्छा, दरमियान में मुझे कुछ पॉइंट्स रैंडम याद आते रहेंगे तो वो मैं आपको ऑफ द टॉपिक भी, क्योंकि मैं आपसे कहा मैं आपके साथ रियलिस्टिक रहूंगी, तो मैं ऑफ द टॉपिक भी कुछ चीजें आपको बताती रहूंगी। आपने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवाते हुए समहाउ मैनेज करना है कि आपके ऑथर्स जेन्युइन होने चाहिए। वो ऑथर्स हों सिर्फ आपके साथ जिन्होंने वाकई ही आपके साथ काम किया है। मेरी फ्रेंड, आपकी फ्रेंड, सुपरवाइजर की फ्रेंड, सुपरवाइजर की कोलीग, सुपरवाइजर का कोवर्कर, लैब का सीनियर, जितना पॉसिबल है आपने उन ऑथर्स के नेम को ऐड करना अवॉइड करना है। इसकी एक मेन रीजन ये है कि जब आप फर्स्ट ऑथर होते हैं, मैं आपको ऑथरशिप का क्राइटेरिया समझा देती हूँ जो HEC फॉलो करती है। सो समहाउ अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे या आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। जो फर्स्ट ऑथर है, आप मेरा नाम देख सकते हैं, फर्स्ट ऑथर, जो फर्स्ट ऑथर है बेसिकली उसके 100 में से ऑलमोस्ट 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास होता है करिस्पॉन्डिंग ऑथर। करिस्पॉन्डिंग ऑथर का नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि बेसिकली जब आप आर्टिकल सबमिट करवाते हैं तो जर्नल की कम्युनिकेशन करिस्पॉन्डिंग ऑथर के साथ रहती है कि आर्टिकल में क्या चेंजेस करके देनी है, आर्टिकल रिजेक्ट हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, जो भी कम्युनिकेशन होगी वो करिस्पॉन्डिंग ऑथर के साथ होगी। अगर आपके 5 ऑथर्स हैं और करिस्पॉन्डिंग ऑथर 5th ऑथर है, लास्ट ऑथर है, स्टिल उसकी वर्थ वही है जो फर्स्ट ऑथर की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर HEC 30 मार्क्स फर्स्ट ऑथर को दे रही है तो 30 मार्क्स ही वो करिस्पॉन्डिंग ऑथर को देती है। सो इट डजंट मैटर कि करिस्पॉन्डिंग ऑथर कौन से नंबर पे है, उसकी वर्थ फर्स्ट ऑथर वाली है। सो समहाउ आई एम सेइंग कि फर्स्ट ऑथर और करिस्पॉन्डिंग ऑथर की वर्थ सबसे ज्यादा है। इन दोनों के बाद आपके पास सेकेंड ऑथर आता है। सेकेंड ऑथर बेसिकली वो ऑथर है जिसकी वर्थ इन दोनों के बाद है। इनके 30 मार्क्स हैं तो सेकेंड ऑथर के 10 या 20 मार्क्स होते हैं। बाकी आपके आर्टिकल में 5 ऑथर है, 10 ऑथर है या 15 ऑथर है, उन सब पे रिमेनिंग 20 या 10 मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे। आप 10 डिवाइडेड बाय 10 करें। फॉर एग्जांपल, आपके आर्टिकल में 12 ऑथर्स थे, 1 फर्स्ट ऑथर, 1 करिस्पॉन्डिंग ऑथर, और बाकी के 10 ऑथर पे 10 मार्क्स डिवाइड करो, उन्हें एक एक नंबर मिल रहा है। ऐसे आर्टिकल में खुद का नाम डलवाना भी एम्बैरेसमेंट है एक तरह की, कि मेरा नेम ऐड कर दें। मैं आपका नेम ऐड कर देता हूं जो कि पाकिस्तानी प्रैक्टिस है, आप मेरा नेम ऐड कर दें। प्लीज अवॉइड इट अनलेस यू आर फर्स्ट ऑथर, सेकंड और करिस्पॉन्डिंग ऑथर। वन लास्ट थिंग, फर्स्ट ऑथर करिस्पॉन्डिंग ऑथर भी हो सकता है। देन HEC क्या करेगी, फर्स्ट ऑथर वाले 30 मार्क्स भी आपको मिलेंगे, करिस्पॉन्डिंग ऑथर होने के 30 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। सो इस आर्टिकल में और मेरे हर आर्टिकल में मैं अपनी फर्स्ट ऑथर भी हूँ, मैं करिस्पॉन्डिंग ऑथर भी हूँ। सो 30 + 30, या अगर HEC 40 मार्क्स दे रही है तो 40 + 40 100 में से 80 मार्क्स मेरे हैं। ये बेसिकली ऑथरशिप मेरे बिल्कुल सामने आ गई थी। सो समहाउ आई थॉट कि यहाँ हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आर्टिकल के मेन पार्ट ये हैं कि आप सबसे पहले आपका फोकस टाइटल होता है। जब भी आप आर्टिकल सर्च करते हैं, आप खुद 1 मिनट के लिए दिमाग में सोचिए, जब भी आप आर्टिकल सर्च करते हैं किसी एक टॉपिक पे, आपके सामने एक लाइन में, एक फोल्डर में 10 आर्टिकल्स आते हैं। आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आप कौन से आर्टिकल को ओपन करने लगे हैं? डेफिनेटली उसके टाइटल के बेसिस पे। सबसे पहले आपके सामने गूगल स्कॉलर पे, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, गूगल स्कॉलर पे आपके सामने
ये गूगल स्कॉलर है। ओके, मैं मेडिसिनल प्लांट सर्च कर लेती हूँ। आपके सामने यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 या 20 आर्टिकल अगर आ रहे हैं, मैंने बहुत जनरल सर्च की है, इस वजह से आर्टिकल भी उस तरह के आए हैं। आप उसके टाइटल की बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा आर्टिकल ओपन करना है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज और फर्स्ट चीज टाइटल है। उसके बाद एक कॉन्साइज सा एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट आपका नॉर्मली 250 वर्ड्स का होता है, अराउंड 250 वर्ड्स। हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट कहाँ लिखी होती है वो कल हम जब जर्नल सिलेक्शन को स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि रिक्वायरमेंट कहाँ लिखी है। सो नॉर्मली आपको एब्स्ट्रैक्ट 200 से 300 वर्ड्स का लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है जो नॉर्मली 1200 टू 1500 वर्ड्स का होता है। देन मटेरियल एंड मेथड्स हैं, ये आपके सामने मटेरियल एंड मेथड्स हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट का सेक्शन आता है। रिजल्ट के सेक्शन में आपकी नॉर्मल प्रेफरेंस ये होती है कि आप मेजरली टेबल्स एंड फिगर्स को कोट करें। जितनी टेबल जितनी फिगर्स आप ऐड कर सकते हैं रिजल्ट के पार्ट में, आपने मैक्सिमम वो ऐड करनी है, अपनी डिस्क्रिप्टिव पार्ट को कम रखना होता है। सेकेंड लास्ट इज बेसिकली डिस्कशन मेथड, जिसमें आप उन रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ से डिस्कशन मेथड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका कंक्लूजन का पार्ट आ जाता है। ये मेजर वो पार्ट है जो आपने सॉरी बहुत लंबी डिस्कशन है और इसे समहाउ इतना ही लंबा होना चाहिए क्योंकि ये आपका मेजर पार्ट होता है। आपकी डिस्कशन को जर्नल जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा रीड करते हैं, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। सो आई एम सेइंग कि एक साइंटिफिक आर्टिकल में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मटेरियल एंड मेथड होने चाहिए, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो जर्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट समहाउ हम अपने आर्टिकल की वर्थ इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में मैंने फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। आप कुछ आर्टिकल में लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी ऐड कर सकते हैं। कोई तो लिमिटेशन रही होगी, आपको फंडिंग नहीं मिल रही होगी, आप आरएनए एक्सट्रैक्शन करना चाहते होंगे लेकिन आपके लिए वो पॉसिबल नहीं थी। आप सीडीएनए सिंथेसिस करना चाहते थे, समाउ आप सीडीएनए सिंथेसिस नहीं कर सके, या फिर आप जेल रन करना चाहते थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना चाहते थे, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं था। कोई ना कोई लिमिटेशन ऑफ स्टडी होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी, डेवलपिंग में भी। सो ये मेन पॉइंट है जो आपके आर्टिकल की वर्थ को मजीद इंप्रूव कर देंगे। फ्यूचर एस्पेक्ट्स या लिमिटेशन क्राइटेरिया नहीं है, पार्ट में नहीं आता है आर्टिकल के, बट अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके आर्टिकल की वर्थ इंक्रीज हो जाएगी। एंड द लास्ट पार्ट इज रेफरेंसेस। सो आई होप हमें स्ट्रक्चर बेसिकली पता चल गई है कि क्या मेजर स्ट्रक्चर होती है किसी भी साइंटिफिक आर्टिकल की। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमने मेन सारी उसका टाइटल और वो सब कुछ स्टडी कर लिया, ये सब कुछ आपको पहले भी समहाउ आइडिया होगा। मैंने बेसिक से स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं जिनका 3rd या 4th सेमेस्टर है। सो बेसिक आइडिया आपको इसलिए दिया है। अब अगर हमने एक इफेक्टिव टाइटल लिखना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगी हूँ जो नॉर्मली हमारे कॉमन सेंस में आती नहीं है, जो हमारे माइंड में नहीं आती है। वो ये कि आपको टाइटल लास्ट में लिखना है। टाइटल आपके आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट है बट टाइटल आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि सारा आर्टिकल लिखने के बाद आपको आइडिया हुआ है कि आपने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। सो लिखना आपने बाद में है बट होता वो फर्स्ट पार्ट है, सो हम उसे डिस्कस फर्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको गूगल स्कॉलर की एक ओपन करके दिखाई, मैं दोबारा से उस पर जाती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लांट था और मैं इस पे स्टडी करना चाहती हूँ कि जस्मीनम हुमायूं जो है वो कहीं कैंसर सेल्स पे इसकी कोई स्टडी हुई है। मैं इसको सर्च करती हूँ। अब यहाँ पर
सबसे ज्यादा मेरा फोकस टाइटल को देखने में होगा। जो टाइटल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा नॉर्मली मैं उसको ओपन करूंगी, ठीक है। सो टाइटल का ये इम्प्रेशन है, ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। कोई आपका आर्टिकल ओपन करता है या नहीं करता वो इस बेसिस पे होगा कि आपने टाइटल कैसा लिखा है। और आपका आर्टिकल क्यों ओपन होना चाहिए? क्योंकि आपने दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए तो रिसर्च की है। आपने पढ़ा है ना कि मेरा आर्टिकल इतनी दफा उसकी साइटेशन आई है। अच्छा, समहाउ अगर मैं ओपन करती तो वो ये सबसे पहला पार्ट होता। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट की उन्होंने बात कर दी है, और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हमेशा कैंसर सेल लाइंस पे होता है। आप नीचे देखें तो साइटोटॉक्सिसिटी का वर्ड दरमियान में कहीं आया है, सो मुझे ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। यहाँ भी इन्होंने बिल्कुल एंड पे जाके साइटोटॉक्सिसिटी का वर्ड लिखा है और दो प्लांट्स को एक साथ अटैच कर दिया है। यहाँ मेरे प्लांट का नेम ही नहीं है। सो समहाउ जो मेरी सर्च थी वो इस टाइटल के इर्द गिर्द घूमती है। ये टाइटल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो स्टडी करने के लिए मैं सबसे पहले सबसे मेन फोकस मेरा इस पे होगा। एक चीज जो मैं यहीं पर आपको बताना चाहती हूँ वो ये टाइटल का इफेक्ट आपको दिखाना चाहती हूँ। उसका टाइटल परफेक्ट है, सो ये आर्टिकल साइटेड बाय 33 है, ठीक है। ये आर्टिकल हो सकता है डेफिनेटली टेलर एंड फ्रांसिस का जो जर्नल है वो इस जर्नल से, स्प्रिंजर के जर्नल से लो क्वालिटी के होते हैं नॉर्मली। मैं कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, एक जनरल ओवरऑल आपको बात बता रही हूँ। लोग प्रेफर करते हैं स्प्रिंजर में पब्लिश करवाने को। सो डेफिनेटली ये आर्टिकल ज्यादा अच्छी स्टडी पे बेस्ड होगा। बट इसकी साइटेशन देखें और इसकी साइटेशन देखें। सो आपके टाइटल का ये इम्पैक्ट है। तो आपने टाइटल हमेशा बहुत बेस्ट क्रिएट करना है जिसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए, जो रीडर्स को अट्रैक्ट करे। सेकंड, कोई ऐसी बात उसमें नहीं लिखनी जो आपने अपने आर्टिकल में डिस्कस ही नहीं की है, ठीक है। आप आर्टिकल में फॉर एग्जांपल मैंने इन्फ्लेमेटरी पाथवे में इंटरल्यूकॉन को स्टडी किया है और एमसीपी को स्टडी किया है, लेकिन मैं बात लिख देती हूँ कि मैंने जी एनएफ कापा भी पाथवे स्टडी किया है। बिल्कुल गलत इंप्रेशन है। पहले तो ये कि ये आर्टिकल पब्लिश ही नहीं होने लगा, जर्नल ही इसे रिजेक्ट कर देंगे। जो चीज मैंने स्टडी नहीं की मैंने अपने टाइटल में वो ऐड कर दी है उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सो जर्नल नहीं उसे रिजेक्ट कर देना है। बट समहाउ कि वो पब्लिश हो भी जाता है तो आपको साइटेशन और व्यूज बहुत कम आएंगे, क्योंकि आपने जो बात जो स्टडी की है, जो रिसर्च की है, टाइटल वो नहीं है। सो टाइटल को हमेशा रिफ्लेक्ट करना चाहिए स्टडी को एक्यूरेटली। अच्छा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले आपने आइडिया जनरेट करना है, फिर लिटरेचर रिव्यू करना है, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन सब करने के बाद आपने बिल्कुल लास्ट पे जाके अपना टाइटल जनरेट करना है। इसकी एक जो मैं बहुत आपको अगर रियलिस्टिक होकर बताऊं, जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ वो ये कि मैं एक मेरे आइडिया बेस्ड टाइटल पहले से जनरेट कर लेती हूँ जो बहुत जनरल होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे पास जस्मीनम हुमायूं एक प्लांट है और मैंने उसे रैट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट स्टडी करना है। सो मैं ये एक बहुत जनरल सा टाइटल जनरेट करके अपने पास स्टोर कर लेती हूँ, बट ये मेरा फाइनल इम्प्रूव्ड टाइटल नहीं है। ये सिर्फ मेरे माइंड को एक आइडिया देने के लिए है कि मेरा मेन फोकस इन्फ्लेमेशन और मेरे प्लांट पे रहना चाहिए। सो ये आपको साइट्स मिल जाएंगी, ये मैंने करेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव टाइटल की ऐड कर दी हैं। अच्छा, टाइटल की टाइप्स जो मेजर हमें स्टडी करने की जरूरत है, 3 टाइप्स है, एक डिस्क्रिप्टिव, एक इंफॉर्मेटिव और एक क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव वो होता है जिसमें आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मैं कहती हूँ इफेक्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स ऑन प्लांट ग्रोथ। मैंने नहीं बताया जिंक नैनो पार्टिकल्स का प्लांट ग्रोथ पे पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। मैंने नहीं बताया प्लांट ग्रोथ के कौन से एस्पेक्ट को मैंने स्टडी किया है। बस एक बहुत जनरल सा मैंने क्या दे दिया है कि मैंने प्लांट ग्रोथ के अगेंस्ट जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स को स्टडी किया है। ये डिस्क्रिप्शन है। इंफॉर्मेशन में बेसिकली आप क्या बताते हैं कि इफेक्ट अगर है तो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड वाली अगर आप एग्जांपल को देखें तो जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स इनहैंस वीट ग्रोथ अंडर स्ट्रेस कंडीशन।
मैंने बहुत सारी चीजों को अब स्पेसिफाई कर दिया है। इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट है, और वीट ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ को, सॉरी प्लांट कौन सा है, वीट प्लांट है, और ग्रोथ को हम कब चेक कर रहे हैं, जब वो स्ट्रेस की कंडीशन में है। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप क्वेश्चन बेस्ड टाइटल जनरेट कर सकते हैं, बट ये बहुत लिमिटेड सिनेरियोज में होता है, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है इसके, सो इसको आपने नॉर्मली अवॉइड करना है। अगर मैं आपके सामने ये आर्टिकल ओपन करूं, तो आपको क्या लगता है मैंने क्या किया है? बेसिकली मैंने अपने प्लांट का नेम दिया है, फुल साइंटिफिक नेम दिया है, जैस्मीनम हुमायरी, जो कि बेसिकली क्या इफेक्ट दे रहा है कि वो रिड्यूस करता है, किस इफेक्ट को रिड्यूस करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के इफेक्ट को रिड्यूस करता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इफेक्ट जनरेट कैसे हुआ? CCl4 के थ्रू हमने जनरेट किया, रैट्स के अंदर डिफरेंट मार्कर को स्टडी करने के लिए। अगर मैं इसे बहुत मजीद, अब क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे इसमें एक डेफिशिएंसी नजर आ रही है अपनी भी, कि अगर ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट आर्टिकल था, सो प्लीज अगर आपको इसमें डेफिशिएंसीज नजर आए तो आपने इसे अवॉइड करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो आपको अल्लाह करे समहाउ मोटिवेट करे। मेरे इस फर्स्ट आर्टिकल ने पब्लिश होने में, जब मैंने इसे कंप्लीट लिख लिया था और पहली दफा सबमिट करवाया था, 363 डेज लिए थे। ठीक है, एक पूरा साल लिया था सबमिशन से पब्लिकेशन की तरफ। मैंने बहुत रिजेक्शंस के बाद इसे पब्लिश करवाया है, बट ये जहाँ पब्लिश हुआ है वहाँ पब्लिश करवाना बहुत से रिसर्चर्स का ड्रीम है। आप जब हम कल ओपन करेंगे तो मैं आपको ये जर्नल इन्फ्लेमोफार्माकोलॉजी, ये जर्नल का नेम लिखा हुआ होता है नॉर्मली, ठीक है, और ये लिखा होता है कि आपका रिव्यू आर्टिकल है या रिसर्च आर्टिकल है। ये जर्नल मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, इसका 5.8 इम्पैक्ट फैक्टर है और ये हाईएस्ट कैटेगरी जर्नल में आता है। ओके, ये आपको मोटिवेट करने के लिए था। अब मुझे इसमें एक डेफिशिएंसी नजर आ रही है कि कितना अच्छा होता अगर मैं इतनी लंबी बातें लिखने से बेहतर था, जैसे मैंने लिखा ER स्ट्रेस, इन्फ्लेमेटरी, फाइब्रोसिस मार्कर्स, मैं कुछ मार्कर्स के नाम लिख देती। तो डेफिनेटली जब कोई मार्कर का नाम देखता तो उसका इंटरेस्ट मजीद इनहेंस हो जाता इस आर्टिकल को रीड करने में। बट समहाउ ये बेटर है, सो ये इंफॉर्मेटिव है। मेरी सजेशन आपको ये है कि आपने नॉर्मली इंफॉर्मेटिव टाइटल की तरफ जाना है। आपने टाइटल बहुत लंबा नहीं लिखना, 20 से 25 वर्ड का होना चाहिए, 20 to 25 वर्ड्स का होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है उन 20 to 25 वर्ड में, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके वो। एक लास्ट चीज, आपने उन एब्रिविएशंस को यूज नहीं करना जिनका लोगों को नॉर्मली आइडिया नहीं होता। मैंने यहाँ CCl4 की एब्रिविएशन यूज की है, तकरीबन हर बायो के स्टूडेंट को पता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अगर मैं यहाँ पर JH यूज कर देती जस्मीनम हुमायूं की जगह, तो आप में से एक को भी इस टाइम आइडिया नहीं होता कि ये किस प्लांट की एब्रिविएशन है। सो हमेशा सिर्फ वो एब्रिविएशन यूज करनी है जो बहुत ऑथेंटिक है, जो नॉर्मली लोगों को पता होती है। जो लोगों को पता नहीं है, जिसका आइडिया नहीं है, उन एब्रिविएशन को यूज नहीं करना है। एक चीज जो मुझसे दरमियान में रह गई थी, ये कीवर्ड्स थे। आपने एब्स्ट्रैक्ट से नीचे कीवर्ड्स लिखने होते हैं, और ये भी नॉर्मली आप पूरा आर्टिकल जनरेट करने के बाद, पूरा आर्टिकल लिखने के बाद ये कीवर्ड लिखते हैं। अच्छा, ये हम जब एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड्स आपने कहाँ से लेने हैं। सो आई होप टाइटल के बारे में हम क्लियर हैं कि हमें नॉर्मली इंफॉर्मेटिव टाइटल की तरफ जाना है। अनटिल एंड अनलेस के कोई रिस्ट्रिक्शन है, हमारे पास कोई बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हम डिस्क्रिप्टिव की तरफ चले जाते हैं। रिव्यू आर्टिकल में नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव वे फॉलो किया जाता है, क्योंकि रिव्यू आर्टिकल में आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप में से अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और उनके भी कोई रिसर्च नहीं है और वो रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, रिव्यू आर्टिकल में आपने बाइस्ड नहीं रहना है। आपका दिल और दिमाग बाइस्ड होता है, लेकिन आपने बाइस्ड नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल, आप यही स्टडी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वीट की ग्रोथ पे जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल का क्या इफेक्ट है।
आपने नहीं डिसाइड करना कि वो पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। आपने अपने टाइटल में नहीं लिखना, आपने अपने पूरे आर्टिकल में नहीं लिखना कि इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने लोगों को डिसाइड करने देना है कि आपकी सारी स्टडी के बाद, आपका सारा आर्टिकल पढ़ने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने दोनों पॉइंट्स को साथ लेकर चलना है, एक साइड पे नहीं रहना। सो रिव्यू आर्टिकल के लिए हम डिस्क्रिप्टिव टाइटल को प्रेफर करते हैं, और रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल के लिए हम इंफॉर्मेटिव टाइटल को करते हैं। मैं आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रही हूँ, अपने माइंड में रखिएगा। एक ये कि जब कोई पब्लिश होने के बाद, इंशाल्लाह आप सबका आर्टिकल पब्लिश होगा, पब्लिश होने के बाद जब आपका कोई आर्टिकल पढ़े तो उसको टाइटल अट्रैक्ट करे। सेकंड, जब आप सबमिशन की तरफ जाएं तो एडिटर को और रिव्यूअर को आपका टाइटल अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि चीज जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी एंड प्लस डेफिनेटली ऑथेंटिक होगी, उतने ज्यादा उसके पब्लिकेशन के चांसेस हैं। अच्छा, हमारे पास नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है टाइटल लिखने का। 3 टाइप्स के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप एक जनरल टॉपिक लें और उसके साथ कोई स्पेसिफिक स्कोप या मेथड को अटैच कर दें, जिसके बारे में हमने ये बात की है कि आर्टिकल जो है, अगर आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो फिर आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें कॉलॉन फार्मूला की, तो इसमें हमने बहुत डिस्क्रिप्टिव रहे हैं हम। ये नॉर्मली उन आर्टिकल्स के लिए है जो रिव्यू आर्टिकल के लिए है। सेकंड ये है कि आपने क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई किया है, आपने डायरेक्ट अपने आइडिया को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया है और उसे टाइटल बना दिया है। ये नॉर्मली कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपने क्वेश्चन फार्मूला को मैक्सिमम अवॉइड करना होता है अनटिल एंड अनलेस कि आपको लगे कि यहाँ पे क्वेश्चन फार्मूला टाइटल आना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट वन, जो मोस्ट ऑथेंटिक है, आपने एक एक्शन वर्ब लेना है कि आप कर क्या रहे हैं। आप एनालाइज कर रहे हैं, आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं उस चीज को मेंशन करना है। इसके अलावा आपका रिजल्ट इन द एंड क्या आने वाला है, उसका एक आपने बेसिकली हिंट देना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। अच्छा, इसका टाइटल हम बेसिकली देख चुके हैं। ये हमारे पास एक सेकंड आर्टिकल है। अगर आप सेकंड इस आर्टिकल को बेसिकली देखें तो इसमें आपको प्लांट नेम नजर आ रहा है। मैंने प्लांट का कौन सा एक्सट्रैक्ट यूज किया है, मैंने उसका नेम मेंशन किया है। इसके अलावा उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, मैंने वो मेंशन किया है। चीजों को बहुत स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। आपने ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल का टाइटल लिखते हुए चीजों को बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करना है। ओके, अगर मैं आपको 2 मिनट दूं, 3 मिनट दूं, तो प्लीज क्या आपके पास कोई रिसर्च आइडिया होगा, या नहीं है तो अभी आपके माइंड में आ जाएगा। कोई कैंसर से रिलेटेड आप स्टडी करना चाहते हैं, आप क्रिस्पर से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, कुछ भी आपके माइंड में आता है, तो क्या आप में से प्लीज कोई भी, मैं बिल्कुल आपको जज नहीं करूंगी, आप में से कोई भी चैट वाले ऑप्शन में जाकर कोई सा मुझे टाइटल लिख के दिखा सकता है प्लीज। सो समहाउ हमें आइडिया हो कि हम टाइटल में इस टाइम कहाँ पर है।
अब ओके, ये जो 3-4 मेरे पास हैं ये सारे रिव्यू आर्टिकल के हैं, सो आई अज्यूम कि आप सब रिव्यू आर्टिकल का टाइटल लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे डिस्क्रिप्टिव मेथड हैं। इनमें से अभी तक टारगेटेड कोई नहीं है, सॉरी इंफॉर्मेटिव कोई नहीं है, रिसर्च आर्टिकल का कोई नहीं है। और थैंक यू सो मच। मैं तकरीबन 20 मिनट से बोल रही हूँ और मुझे लग रहा था कि आप में से किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। शहर से नीचे जो है सेग्रीगेशन एनालिसिस ऑफ WES रिजॉल्व ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इन पाकिस्तानी फैमिलीज, बहुत अच्छा टाइटल है। ओके, थैंक यू। सो आई होप हम कुछ बेटर टाइटल लिख सकते हैं। जो हम बिल्कुल 0 पे थे, हम 0 से 1 पे आ चुके हैं। सो टाइटल के बाद कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना है, किसी भी सिचुएशन में एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना है। हम तो खैर पहले ये बात कर रहे हैं कि आपने टाइटल भी एंड पे लिखना है और स्टार्ट हमेशा इंट्रोडक्शन के पार्ट से करना है। सो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट पहले नहीं लिखना है। बट जब आप आर्टिकल को रीड करते हैं, मैं इस पॉइंट को भी 2 मिनट में कवर कर देती हूँ। आर्टिकल, इफेक्टिव आर्टिकल रीडिंग के टाइम पे आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक आर्टिकल है, आपने सबसे पहले इसका टाइटल देख लिया, टाइटल देखा तभी आपने इसे गूगल स्कॉलर से डाउनलोड किया क्योंकि ये आपके रेलेवेंट था। इसके बाद आपने ये एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से स्टडी करना है। अगर आप रिसर्च आर्टिकल को स्टडी कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट को, या इवन आप रिव्यू आर्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, दोनों के एब्स्ट्रैक्ट में 3 तरह की चीजें होती हैं, 3 से 4 तरह की। सबसे पहली चीज ये लिखी हुई होगी कि इस आर्टिकल को लिखने का या इस रिसर्च का पर्पस क्या था। सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा सा वेट है तो कर्सर चल नहीं रहा, 1 मिनट। ये क्वालिटेटिव फाइटोकेमिकल, यहाँ से पहले तक अगर आप ये देखें तो एब्स्ट्रैक्ट का सबसे पहला पार्ट ये होता है कि ऑथर आपको बताता है कि उसने ये स्टडी की क्यों है। ये मैं आपको आर्टिकल रीडिंग बता रही हूँ, हम राइटिंग को 1 मिनट के लिए साइड पे रख रहे हैं। तो आपने सबसे पहले ये पढ़ना है कि उसने ये आर्टिकल क्यों लिखा, उसने ये रिसर्च क्यों की। रिव्यू आर्टिकल है तो रिव्यू आर्टिकल क्यों लिखा। इसके बाद सेकंड पार्ट में वो आपको ये बताता है कि उसने कौन सी मेथोडोलॉजी को फॉलो किया है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग की गई है, टोटल फ्लेवोनाइड का टेस्ट किया गया है, फिनोलिक कंटेंट चेक किए गए हैं। अगर ये क्या चीजें हैं आपको पता नहीं है तो भी ठीक है, ये बेसिकली मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि ये चीजें की गई हैं, ये मेथड है। इसके फौरन बाद यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ तक ये जहाँ पे रीडिंग लिखी हुई है कि हमने कितना एक्सट्रैक्ट दिया, क्या हुआ, ये सारी मेथोडोलॉजी है। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें, different phytochemicals were found in Jasminum humail methanol, यहाँ से रिजल्ट का पार्ट स्टार्ट होता है। रिजल्ट के फौरन बाद आपको एक बिल्कुल लास्ट लाइन मिलती है जिसमें वो कंक्लूजन बताते हैं ऑथर। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे ना किसी भी आर्टिकल का बहुत अच्छे से, 5 मिनट लगा लें, 10 मिनट लगा लें, इस पे एब्स्ट्रैक्ट पे मैक्सिमम टाइम लगाएं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं, आपको सारे आर्टिकल का आइडिया हो गया है, आपको पता चल गया है कि स्टडी की क्यों गई है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है, क्या उसके रिजल्ट्स आए हैं, जो आप रिजल्ट अज्यूम कर रहे थे वो आए भी हैं या नहीं, और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला है। सो एब्स्ट्रैक्ट से आपको मेजर आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिव्यू आर्टिकल लिखने लगी हूँ इसी प्लांट के ऊपर और मैं चाहती हूँ कि मैं ये बताऊँ कि ये प्लांट मेडिसिनल इफेक्ट रखता भी है या नहीं। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या इस आर्टिकल को मजीद पढ़ने की जरूरत भी है या नहीं। इसके रिजल्ट ही मुझे, यही एब्स्ट्रैक्ट में इसके रिजल्ट ही मुझे बता देंगे कि क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट है तो डेफिनेटली प्लांट मेडिसिनल है, और अगर वो नेगेटिव रिजल्ट है या बहुत नॉर्मल से रिजल्ट है तो इस आर्टिकल को कोट करने की जरूरत ही नहीं है, इसे स्किप करो। ठीक है, एक दफा आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, अब आपने बिल्कुल लास्ट में जाना है, जो कि हम नहीं करते। हम इंट्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और हम बहुत बोर हो जाते हैं। आपने लास्ट में जाना है और कंक्लूजन पढ़ना है कि कंक्लूजन क्या आया है।
क्या जो ऑथर ने अज्यूम किया हुआ था कंक्लूजन वो आया है, क्या प्लांट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। फॉर एग्जांपल आप कैंसर पे एक स्टडी पढ़ रहे हैं, किसी ने एक जीन को स्टडी किया है कैंसर से रिलेटेड, या किसी कंपाउंड को स्टडी किया है कैंसर के अगेंस्ट, तो कंक्लूजन ही आपको बता देगा कि क्या वो कंपाउंड इफेक्टिव था भी या नहीं था। अगर वो इफेक्टिव था तो वो किस हद तक इफेक्टिव था। नॉर्मली लोगों ने लिमिटेशन ऑफ स्टडी भी कंक्लूजन में एज अ लाइन ऐड की हुई होती है, तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या चीज पिक करनी है, इस आर्टिकल को पढ़ना है, इस आर्टिकल का पॉजिटिव इफेक्ट है या नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है कि ये आर्टिकल आपके काम का है, तो आपने रिजल्ट्स पे जाना है। रिजल्ट्स में आपने सिर्फ फिगर्स एंड टेबल्स को स्किम करना है, अनलेस एंड अनटिल कि अगर हम बहुत नालायक हों और हमें समझ ही ना आ रही हो कि रिजल्ट के टेबल्स एंड फिगर्स में क्या है, तो हम ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ना हर इसके साथ टेबल के साथ, आप उसे स्टडी कर सकते हैं, वहां से आइडिया हो जाएगा कि रिजल्ट किस तरह के आए हैं। ये आपका आर्टिकल पढ़ा जा चुका है, आपको इसमें मजीद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने इस आर्टिकल को कोट करना है, कोट करने का मतलब है इस आर्टिकल को आपने अपने आर्टिकल में ऐड करना है। डेफिनेटली इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए अब आपको कहीं से डाटा तो चाहिए, आपको कहीं से मटेरियल और कंटेंट तो चाहिए, और वो हमें आर्टिकल से मिलता है। अब अगर आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा है, तब आपने जाके इंट्रोडक्शन का पार्ट ओपन करना है, इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, जो लाइंस आपके काम की हैं, जो लाइंस आपको लगता है कि आपके आर्टिकल में जा सकती हैं, आप उन्हें एज इट इज कभी भी नहीं लिखिएगा। हालांकि मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करती रही हूँ कि मैंने ये पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया कि ये तो बहुत अच्छा पैराग्राफ है लिवर से रिलेटेड और मैं इसे लिख सकती हूँ, पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर दिया वर्ड में और सोचा बाद में मैं बाद में रिफ्रेज कर लूंगी, पैराफ्रेज कर लूंगी। ये नहीं करना, बाद में रिफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाती है। अच्छा, हम पैराफ्रेजिंग भी सीख लेंगे कि हमें कैसे करनी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस टाइम पे यहाँ है, ये है कि आपने इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने पहली लाइन पढ़ी, आपको जो भी इंग्लिश की वर्डिंग खुद से समझ आती है, आप उस इंग्लिश की वर्डिंग में उसके साथ आप उस लाइन को अपनी वर्ड में लिखें। कॉपी पेस्ट करने की बजाय उससे पहले ही अपनी वर्डिंग में जाकर वर्ड के अंदर उसे पेस्ट करें या वर्ड के अंदर उसे टाइप करें, ठीक है। और फिर इसको संभाल के रखना है, इसकी फाइल को संभाल के रखना है किसी एक फाइल में स्टोर करके, ताकि जब आप रेफरेंस ऐड कर रहे हो तो आपको भूल ना जाए कि आपने कौन सा रेफरेंस ऐड करना है। ओके, इंट्रोडक्शन बेसिकली, अब हम इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। बहुत इजी है इंट्रोडक्शन लिखना। मुझे नॉर्मली ये लगता है कि मटेरियल एंड मेथड सबसे इजीएस्ट है और उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना सबसे इजी पार्ट है, रिजल्ट एंड डिस्कशन डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये स्टडी की ही क्यों है, और ये स्टडी हमें कैसे पता चलती है, रिसर्च गैप से। और हमने बहुत दफा सुना है रिसर्च गैप का वर्ड, पर हमें पता ही नहीं है कि रिसर्च गैप निकाल कर कैसे आना है, ठीक है। आप में से मुझ समेत बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है, या नहीं था, मुझे नहीं था, अब है कि रिसर्च गैप कैसे पता चलता है। यार कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या करना है, इतना काम तो पहले ही हुआ है, मैं क्या करूं। मैंने अभी आपको बताया, कुछ आर्टिकल फ्यूचर एस्पेक्ट्स लिखते हैं, कुछ आर्टिकल्स लिमिटेशन ऑफ स्टडी लिखते हैं, कुछ आर्टिकल कंक्लूजन में लास्ट 2-3 लाइनों में लिखते हैं हमने क्या नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। वो आपका रिसर्च गैप है। आपने प्लांट, या फॉर एग्जांपल आपने क्रिस्पर, या फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तानी फैमिलीज, फॉर एग्जांपल आपने जीन, फॉर एग्जांपल आपने कंपाउंड पहले से सोचा हुआ था, ठीक है। मैं बार बार प्लांट की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना काम है, तो मैं इसको एज कम्पेयर टू अदर स्टडीज ज्यादा इजीली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जीन सोची हुई है कि मैंने इस जीन को स्टडी करना है। जीन आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा काम हो गया है, कौन सा रह गया है। तो आपने लेटेस्ट आर्टिकल सर्च करने हैं, वो कैसे सर्च करने हैं वो भी अभी देखते हैं। आपने लेटेस्ट आर्टिकल के बिल्कुल लास्ट पार्ट में जाके उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स और लिमिटेशन को स्टडी करना है। आपका रिसर्च गैप वहीं रखा हुआ है। इतनी आसान सी बात है, ठीक है।
अच्छा, अब आपको पता चल गया आप ये स्टडी कर क्यों रहे हैं। सो आपका इंट्रोडक्शन बेसिकली आपके रिसर्च टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाए, आप क्या करने लगे हैं, आपका क्या आइडिया है, उसका वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। करंट स्टेट ऑफ नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है। फॉर एग्जांपल आप किसी जीन पे बात कर रहे हैं, मैं इंटरल्यूकॉन 6 की बात करती हूँ, इस टाइम इंटरल्यूकॉन 6 के बारे में हमें क्या क्या बातें पता हैं, उस एक पैराग्राफ को लिखना जरूरी है। मैं मेडिसिनल प्लांट की बात कर रही हूँ तो मैंने ये लिखना है कि अब तक हमें इस प्लांट के बारे में कौन सी बातें पता चल चुकी हैं। जर्नल को और फिर बाद में जो आपका आर्टिकल पढ़े उसे पता हो कि हमें करंट नॉलेज था, ठीक है, हम पढ़कर आए थे कि क्या रिसर्च हो चुकी है और क्या होने वाली है। उसके बाद आपने रिसर्च के अब कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन के बिल्कुल लास्ट में आपने अपना स्टडी का ऑब्जेक्टिव रखना है। हम इंट्रोडक्शन लिखते हुए फनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। फनल अप्रोच में सबसे पहले आपका ब्रॉड बैकग्राउंड आता है। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन पढ़ के, पूरा नहीं पढ़ रही, घबराना नहीं है, स्किम करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन में इसका टाइटल ये है कि मैंने जस्मीनम हुमायूं को लीवर के इन्फ्लेमेटरी मार्कर के अगेंस्ट स्टडी करना है। रैट्स में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्या मेरा प्लांट उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, मेरा रिसर्च आइडिया ये है। मैंने उसे इंट्रोड्यूस कैसे करवाया है, मैंने सबसे पहले लीवर की बात की है कि लीवर का मेन फंक्शन बॉडी में होता क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ठीक है। उस डिटॉक्सिफिकेशन के साथ लिवर फाइब्रोसिस अटैच है। डिटॉक्सिफिकेशन लिवर करता है, लेकिन नॉर्मली कुछ डिजीजेस में या कुछ सीवियर केसेस में स्मोकिंग की वजह से, यूवी रेज की वजह से लिवर फाइब्रोसिस हो जाती है। जब लिवर फाइब्रोसिस हो जाती है तो लिवर का सारा सिस्टम ही, मेटाबॉलिक सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से ये लिखा हुआ है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। इंट्रोडक्शन में फ्लो बनाना है। मैंने आप में से बहुत से लोगों के रिव्यू आर्टिकल रिव्यू किए हैं, मैं खुद बहुत से जर्नल्स की रिव्यूवर हूँ। मेरे सामने आर्टिकल आता है और नॉर्मली मैं पढ़ते ही लिख देती हूँ दिस मे गॉट रिजेक्टेड, और फिर मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह जो मैंने आर्टिकल सबमिट किया हुआ है वो रिजेक्ट ना हो जाए प्लीज। रिजेक्ट करने की वजह क्या होती है, आप बातें सही लिख रहे होते हैं, आप फ्लो नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर एक मार सकती थी कि मैं एक लीवर की बात कर देती और लीवर के फौरन बाद मैं लिखती ओ मेरा प्लांट तो बहुत मेडिसिनल है, और फिर मैं लिखती CCl4 तो बहुत टॉक्सिक कंपाउंड है, और फिर मैं लिख देती मैं तो अपने प्लांट को स्टडी करने लगी हूँ इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट। इतना बकवास इंट्रोडक्शन पढ़ के तो जर्नल पहली फुर्सत में मुझे रिजेक्ट कर देता। सो आपने हमेशा फ्लो क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं से एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने लीवर की बात की, ठीक है, लीवर का फंक्शन ये है, लेकिन लीवर फाइब्रोसिस आजकल 184 कंट्रीज में कॉमन है। लीवर फाइब्रोसिस होती किस वजह से है, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाती हैं बॉडी में, तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लिवर फाइब्रोसिस करवाती हैं। ये ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लिवर फाइब्रोसिस के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी करवाती हैं। इन्फ्लेमेशन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड भी है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, उसका नाम है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को इनहेंस कर देता है। एक दफा इन्फ्लेमेटरी मार्कर इनहेंस हो जाए, फिर मैंने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की अच्छी खासी डिटेल लिखी है कि कौन सा इन्फ्लेमेटरी मार्कर इनहेंस होता है। ये देखो इतने सारे नाम, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप उन सारी जीन्स के नाम भी लिख सकते हैं, उन सारी चीजों को भी स्टडी कर सकते हैं जो आपने स्टडी नहीं करना। हम क्या कह रहे हैं, करंट नॉलेज को डिस्कस करना है, जो हो चुका है इंट्रोडक्शन में वो स्टडी, वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सारी जीन्स के बारे में लिखा है कि ये जीन्स जो है वो CCl4 की वजह से इनहेंस हो जाती हैं, प्लांट डाउन रेगुलेट हो जाती है, फिर इन जीन्स के रेगुलेट होने से लीवर सेल डैमेज होते हैं, लीवर सेल डैमेज होने की वजह से एपोप्टोसिस और डेथ हो सकती है। सो जब भी लिवर फाइब्रोसिस या लिवर डिजीज होगी तब हमें एंटीऑक्सीडेंट देने की जरूरत है। अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं सिर्फ लिंक बता रही हूँ आपको।
एंटीऑक्सीडेंट किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स में से हमारे पास बहुत अच्छा प्लांट जस्मीनम हुमाइल है। मैंने क्या किया? लिंक क्रिएट किया। ठीक है, तो आपने लिंक क्रिएट करना है। आपको एक चीज मैं दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अक्सर भूल जाते हैं, ये पार्ट। ठीक है, इसमें आपने अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना है। दिस स्टडी वाज डिजाइन टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। आपकी मर्जी है, आप उस ऑब्जेक्टिव को ABC करके लिखें, या आपकी मर्जी है, एक मिनट, आपकी मर्जी है कि आप उस ऑब्जेक्टिव को सिंगल लाइन में लिख दें। करंट स्टडी वाज प्लान टू एक्सप्लोर द एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंशियल ऑफ प्लांट। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता क्या है? वही जो आपका टाइटल है, सिर्फ वर्डिंग चेंज करनी है। आपका रिसर्च आइडिया ही आपका टाइटल था, आपका टाइटल ही आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ वर्डिंग घुमा कर वापस उसे इंट्रोडक्शन के एंड में लिखना बहुत जरूरी है। सो हम वापस इस पे जा रहे हैं। आपने स्टार्ट करना है ब्रॉड बैकग्राउंड से। वो ब्रॉड बैकग्राउंड जीन के बारे में हो सकता है अगर आप जीन स्टडी कर रहे हैं, वो कैंसर के बारे में हो सकता है अगर आपका मेजर फोकस कैंसर पे है, वो पाकिस्तानी फैमिलीज में किसी भी तरह की डिजीज के बारे में हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज के बारे में हो सकता है। सो स्टार्ट आपने बहुत ब्रॉड लेना है कि मेरा लीवर ये फंक्शन करता है और ऐसी ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं। फिर आपने करंट नॉलेज पर आना है कि इस टाइम मेरे एरिया में ये काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल, इस टाइम कैंसर के अगेंस्ट नैनो पार्टिकल्स भी यूज हो रहे हैं, बायोसेंसर्स भी यूज हो रहे हैं, नैनो फिलामेंट्स भी यूज हो रहे हैं, पाउडर्स भी यूज हो रहे हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट भी यूज हो रहे हैं। ये आपका करंट नॉलेज है। ये सारी चीजें मिलकर कैंसर में करती क्या है? अपोप्टोटिक जीन्स को डाउन रेगुलेट करती हैं और एंटी अपोप्टोटिक जीन्स को अप रेगुलेट करती हैं। ये आपका करंट नॉलेज हो गया। थर्ड, आपका मसला क्या है, आपने क्या स्टडी करना है। सो अब आपने अपनी जीन को डिस्कस करना है थर्ड पार्ट में, कि मैं जीन को, या मैं इस थेरेपी को, या मैं इस रिसर्च आइडिया को लेकर चल रही हूँ कि अगर नैनो पार्टिकल्स भी हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स भी है, और फॉर एग्जांपल बायोसेंसर्स भी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ कोई केमिकल कंपाउंड, जिनसे केमिकल कंपाउंड इन सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ये आपने सोचा है, ठीक है, इफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद आपने अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव या नॉलेज गैप, एक ही बात है, आपने वो बताना है। कुछ स्टडी में लोग हाइपोथेसिस भी बनाते हैं कि मैं अज्यूम कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना आर्टिकल में लिखती तो मैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बाद लिखती कि नॉर्मली मेरी असम्पशन ये है कि मेरा प्लांट जो है वो बहुत मेडिसिनली इफेक्टिव होगा इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट। लोग हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, बट ये भी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। सो अगर आप इसे छोड़ देंगी तो ये मेजर पार्ट नहीं है आर्टिकल का, आप हाइपोथेसिस को छोड़ सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए? पैराग्राफ 1 में आपने आपका टॉपिक क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना है। पैराग्राफ 2 में आपने करंट नॉलेज बताना है कि इससे पहले क्या काम हो चुका है। पैराग्राफ 3 में आपने रिसर्च गैप बताना है कि क्या चीज मिसिंग है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर कैंसर के अगेंस्ट इतनी थेरेपीज हैं तो हो सकता है कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड हो जो अभी तक इंट्रोड्यूस ना हुआ हो सकता है कोई ऐसा मेडिसिनल प्लांट हो जिस पे अभी तक रिसर्च ना की गई हो कैंसर के अगेंस्ट, आपने ये बताना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुकी हूँ कि कैसे होता है। अभी हमने रिसर्च गैप बेसिकली स्टडी कर लिया था। मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको ये दे देती हूँ जो मैंने अपने पास लिख के रखी थी। For example, many studies have evaluated vitamin D in breast cancer, but limited research has explored its interaction with organoids compound through integrated computational approach. विटामिन डी और ब्रेस्ट कैंसर का अगर आप लिंक ढूंढे आपको गूगल स्कॉलर पे, ये क्योंकि मैंने ढूंढ के देखा है तो आपको बता रही हूँ, गूगल स्कॉलर पे आपको बहुत डाटा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ जाएं और उसका इंट्रोडक्शन कंप्यूटेशनल अप्रोचेस के थ्रू स्टडी करने लगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई एक आर्टिकल भी नहीं है। सो जो स्टडीज हो चुकी है ना, उनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स ही आपका रिसर्च गैप है, बार बार आपको बता रही हूँ।
कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? हमने इंट्रोडक्शन 1200 से 1500 मैक्सिमम 1800 वर्ड्स का लिखना होता है, लेकिन हमें कितना लंबा टेक्स्ट बुक का चैप्टर लिखने बैठ जाते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। सो सारी एनर्जी इंट्रोडक्शन लिखने पे चली जाती है, जो बाद में समहाउ सुपरवाइजर ने या आपके सीनियर ने उसे रिड्यूस करवा देना होता है। इररेलेवेंट हिस्ट्री डालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लीवर में लिखती रहती, उस टाइम पे ये डिजीज हुई थी, फिर इस ईयर में ये डिजीज आई, फिर ये डिजीज क्योर हो गई, फिर लोग स्मोकिंग करते हैं तो ये डिजीज आती है, यूवी रेज की वजह से फलां डिजीज आती है। इतना एक्सप्लोर करने की, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है हम बहुत ज्यादा साइटेशन ऐड करेंगे तो आर्टिकल बहुत अच्छा पब्लिश होगा। मैंने अपना एक आर्टिकल 40 पूरे आर्टिकल में 40 रेफरेंसेस के साथ पब्लिश किया हुआ है, और मैंने लोगों को देखा है कि उनके इंट्रोडक्शन में 40 रेफरेंसेस होते हैं। अपने आप को थकाने वाली बात है। आपने बहुत साइटेशंस नहीं डालनी, हर सेंटेंस की साइटेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, अनलेस बहुत से केसेस में जरूरत पड़ भी जाती है। मैं आपको कोई बहुत डिग्रेड नहीं कर रही हूँ कि आपने बिल्कुल उन्हें कम रखना है, लेकिन उसे इररेलेवेंट साइटेशन ऐड ना करें, बहुत ज्यादा साइटेशन ऐड ना करें। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एक पैराग्राफ है और ये अच्छे खासे वर्ड का है, मेरा ख्याल है ये 1/3 पार्ट तो मेरे आर्टिकल का कवर कर रहा है। 3 साइटेशन मैंने ऐड की हैं। उन 3 में भी मैंने एक दफा सोचा कि मैं इनको 2 कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं चलो 3 ही ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अगले उसमें पैराग्राफ में जो अच्छे खासी लेंथ का है, दोबारा से 3 है, ठीक है। उससे अगले में भी 3 है। हाँ, लास्ट वाले में क्योंकि मैं अपने प्लांट को डिस्कस कर रही थी तो उसमें मैंने ज्यादा साइटेशन ऐड की हैं, क्योंकि मुझे हर चीज अलग अलग रिसर्च आर्टिकल से पढ़नी पड़ी, तो मैंने हर साइटेशन को ऐड किया। सो बहुत एक्सटेंसिव साइटेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 22-30 ये भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम अगर आपने जाना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में 22-30 रेफरेंसेस बहुत हैं। फॉर स्पेशली अगर आप रिसर्च आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो बहुत हैं 22-30। सेकेंड, अभी मैंने आपको बताया फ्लो बनाना है। नॉर्मली इंट्रोडक्शन में लॉजिकल फ्लो नहीं होता, लोग अपना रिसर्च गैप नहीं बताते या अपना ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं बताते, सो वहीं पे उनकी रिजेक्शन आ जाती है। अब इतनी देर से एक एग्जांपल मैं आपको इंट्रोडक्शन की दे रही थी, एक एग्जांपल वीक इंट्रोडक्शन की मैंने यहाँ लिखी है। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ये डेफिनेटली पब्लिश्ड आर्टिकल हैं, सो ये समहाउ परफेक्ट में नहीं आते तो बेटर इंट्रोडक्शन में आते हैं क्योंकि ये पब्लिश्ड हो चुके हैं। एक वीक इंट्रोडक्शन की एग्जांपल ये आपके सामने लिखी हुई है कि अगर मैं कैंसर पर स्टडी कर रही होती तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती कि कैंसर जो है ना वो बहुत डेंजरस डिजीज है और बहुत से लोग सफर करते हैं। साइंटिस्ट ने कैंसर पर बहुत स्टडी की है और हमारे पास बहुत सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें से विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फैक्ट्स ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, कैंसर कैसे कॉज हुई बात ही नहीं लिखी हुई, कौन से कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, आपको कैसे पता चला, कब हुआ, कैसे हुआ, कोई तो फिगर्स हो, कोई तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये वीक इंट्रोडक्शन है, ऐसा इंट्रोडक्शन लिखकर बिल्कुल नहीं लाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी को मैं इम्प्रूव करने लगूं आपके सामने तो मैं इसे लिखूंगी कि कैंसर इस ईयर में, इस डेकेड में, फॉर एग्जांपल 1990 टू 2000 में, या अब हम बहुत रिसेंट की बात करें तो 2010 से 2020 के दरमियान कैंसर डेवलपिंग कंट्री में इतने % लोगों को हो रहा है या हो चुका है। ये मेरी पहली लाइन होगी। पहली लाइन में फैक्ट्स लिख दिए हैं, इतना अच्छा इंप्रेशन डाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च कर ली और इतनी ट्रीटमेंट्स हमारे पास है, नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने ये लिखना है कि जितनी स्टडीज मैंने एक्सप्लोर की हैं उनके अकॉर्डिंग विटामिन डी मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस टाइम पे कंसीडर की जाती है रिसर्च के अगेंस्ट, अलोंग विद विटामिन ई, ठीक है। 2 लंबे सेंटेंसेस में बहुत सारी बात हो गई। अच्छा, बार बार इंट्रोडक्शन में ये नहीं लिखना कि मैनी स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड, साइंटिस्ट ने बहुत काम कर लिया है और ये हो गया है वो हो गया है। ये लैंग्वेज डिस्कशन में सूट करती है।
कि प्रीवियस स्टडी ये हुई, साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया, प्रीवियस स्टडीज में ये एक्सप्लोर हुआ। आपने इंट्रोडक्शन में ये नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन में आप ऐसे समझे समहाउ जैसे आप एक असाइनमेंट लिखते हैं ना और फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखते हैं, आपने इंट्रोडक्शन में असाइनमेंट की बहुत इम्प्रूव्ड फॉर्म है ये। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ हमेशा जाना है, लोगों का नहीं बताना कि साइंटिस्ट ने क्या कर लिया और कैसे कर लिया, सिर्फ उनका डाटा लेके उसे आपने यहाँ पे लेकर आना है। अब हम हमारा मोस्ट फेवरेट पार्ट एज अ रिसर्चर, एज अ स्टूडेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इसमें आपको बहुत मजा आने लगा है। और सॉरी, मैं चैट जीपीटी का बहुत गलत इस्तेमाल भी करती हूँ, जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा कि मैं एग्जाम्स बनवा लेती हूँ उससे, लेकिन फिर उन्हें एग्जाम्स को प्रॉपर देख के चेक करके मैं आगे कंडक्ट करवाती हूँ। खैर, हमारी प्रैक्टिस क्या है वो लिखने लगी हूँ। एक मिनट। प्लीज राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन vitamin D as an effective treatment against cancer for my research article. Please add references. वो देखो, वो कह रहा है बिलो जो है ना वो जनरल स्टाइल इंट्रोडक्शन मैंने आपको लिख के दिया है जो बहुत सूटेबल है, ठीक है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आ जाएगा कि वाह क्या लिखा हुआ है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता या कर देती हूँ। और वो देखें आपके लिए, क्योंकि मैं उसे प्रॉम्प्ट इस तरह की देती रही हूँ तो उसने मेरे लिए साइटेशन भी ऐड कर दी है। कैंसर जो है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी की वर्ल्ड वाइड, और तकरीबन ये मिलियंस ऑफ न्यू केसेस एंड डेथ्स एनुअली हमारे पास आती हैं। सिग्निफिकेंट एडवांसेस के अलावा टारगेटेड थेरेपीज और ब्ला 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 ब्ला, बहुत अच्छा लिखा है उसने, ठीक है, जबरदस्त। इससे ज्यादा हमें चाहिए क्या होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या उसने हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी लिख के दिया है। देखो, देयरफॉर द प्रेजेंट स्टडी एम टू इन्वेस्टिगेट द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग द एंटी कैंसर एक्टिविटी। हालांकि मैंने उसे कोई रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं बताया, ठीक है, मैंने उसे नहीं कहा कि मैं तो क्या स्टडी कर रही हूँ और मेरा क्या मोटो है, लेकिन उसने खुद से एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी बना दिया है। अब प्लीज एक मिनट दे मुझे, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं इसे बहुत सी प्रॉम्प्ट्स क्योंकि देती रही हूँ और ये पेड वर्जन है तो ये काफ़ी बेटर वर्जन है, तो उसने अथेंटिक ही गूगल स्कॉलर के रेफरेंसेस ऐड किए हैं, वरना मेरे अपने साथ भी ये हो चुका है कि अगर वो 10 रेफरेंसेस देता है तो उसमें से 8 होते ही नहीं है, रिसर्च आर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता होता, वो खुद से रेफरेंस बना रहा है। अब अगर सपोज वो आपको ये बहुत अथेंटिक लिख के भी दे दे और रेफरेंसेस भी ठीक हों, अब आप इसे जब कॉपी पेस्ट करेंगे वर्ड में तो आपका सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि आप इसे रीफ्रेस करने बैठेंगे, एआई रिमूव नहीं हो सकता। आप में से बहुत से लोगों को इस टाइम दिल कर रहा है मुझे ये बताने का कि नहीं हम तो स्टील्थ राइटर से इसे रीफ्रेस करवा लेंगे, एआई रिमूवर से हम तो इसे रिफ्रेस करवा लेंगे और एआई जो है वो 0% हो जाता है फौरन से। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ और ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। स्टील्थ राइटर की राइटिंग देखिएगा, आप अपने पास प्लीज रात को टाइम ना हो तो कल बैठ के इंट्रोडक्शन एक लिखवाना, स्टील्थ राइटर में जाना, किसी भी एआई रिमूवर के सॉफ्टवेयर में जाना, क्विल बोल्ट में चले जाना, वहां से इसकी एआई रिमूव करवाना, उसकी राइटिंग चेक कीजिएगा और जो आर्टिकल पब्लिश्ड हो जाते हैं उनकी राइटिंग चेक कीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क है। वो जो सॉफ्टवेयर आपको रिफ्रेस करके देते हैं वो राइटिंग ऐसी ही नहीं होती कि आप उसे सुपरवाइजर को या जर्नल को सबमिट करवा सकें।
सेकंड बहुत बड़ा मसला। चलो राइटिंग भी ठीक हो जाए, आप उस राइटिंग को भी एडिट कर लेंगे कि मैं तो बहुत कमाल की बंदी हूँ, मुझसे खुद से इंट्रोडक्शन लिखा नहीं जाता या बंदा हूँ, लेकिन मैं स्टील्स राइटर के लिखे हुए को बैठ के एडिट करके इम्प्रूव कर लूंगा। जर्नल्स के पास पाकिस्तानी वर्जन ऑफ टर्निटिन नहीं है। जर्नल के पास वो टर्निटिन है जो उन्हें ये बताता है कि कौन सी चीजें एआई जनरेटेड हैं। आपने एआई से रिमूव करवा लिया, वेल एंड गुड। उनका टर्निटिन बताता है कौन सी चीजें एआई से लिखी गई थी और फिर पैराफ्रेज कर ली गई हैं, कौन सी चीजें किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू पैराफ्रेज हुई हैं लेकिन वो एआई जनरेटेड थी। सो सारी इंफॉर्मेशन परसेंटेज में निकलकर हाईलाइट होकर आ जाती है और फिर आर्टिकल बार बार रिजेक्ट होता है और हम कहते हैं हमारा आर्टिकल तो बिल्कुल परफेक्ट है, पता नहीं पहले स्टेप पे रिजेक्शन क्यों आ जाती है। क्योंकि इन सिचुएशंस में जब आप एआई जनरेटेड लिखते हैं या आपका प्लेजरिज्म बहुत हाई होता है, उन सिचुएशंस में जर्नल आपको रीजंस नहीं देता। जर्नल सिंपल आपको कहता है ये हमारे स्कोप से ही बाहर है, सो फर्स्ट अटेम्प्ट पे रिजेक्टेड। या जर्नल आपको कहता है हमारे पास टाइम ही नहीं है इसे वैल्यूएट करने का। कोई भी रीजन देता है वो आपको एक्चुअल रीजन एआई जनरेटेड और प्लेजरिज्म वाली नहीं देता। बहरहाल पहले स्टेप पे रिजेक्ट हो जाता है। सो ये अपने आप पे मेहरबानी करनी है कि आपने ये नहीं करना। आप इससे बहुत से काम ले सकते हैं। मैं आपको कभी भी मैंने खुद भी एआई का यूज बहुत किया है, करती हूँ, और मैं इसको डिस्करेज भी नहीं करती हूँ, बट आइडियाज लेने के बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये देखो, मैंने उससे आर्टिकल लिखवाने की बजाय या उससे इंट्रोडक्शन लिखवाने की बजाय और खुद ये सोचने की बजाय कि अब मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखूं, पता नहीं मैम ने कौन सी बात पहले लिखने का कहा था, कौन सी हमने बाद में लिखनी थी, मैंने उसे क्या प्रॉम्प्ट दी है कि प्लीज मुझे एक आउटलाइन जनरेट करके दो जो कि रिसर्च आर्टिकल पे हो और वो रिसर्च आर्टिकल विटामिन डी और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। वो आपको बता रहा है कि आपने बैकग्राउंड स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, आपने ये बातें एक पैराग्राफ में डिस्कस करनी है। दूसरी बातें, दूसरे पैराग्राफ में आपने करंट नॉलेज लिखना है, लेकिन करंट नॉलेज में ये चीजें आनी चाहिए। थर्ड पैराग्राफ में आपने अपना रिसर्च गैप लिखना है और रिसर्च गैप में क्या बातें आपने लिखनी है वो भी बातें उसने आपको बता दी हैं। और फोर्थ में आपने स्टडी ऑब्जेक्टिव लिखना है। सो ये कि मुझसे इंट्रोडक्शन का फ्लो नहीं बनता, मुझे समझ नहीं आता कौन सी इंफॉर्मेशन मैं लिखूं, कौन सी इंफॉर्मेशन मैं ना लिखूं, कौन सी जीन्स को मैं डिस्कस करूं, कौन सी जीन्स को मैं डिस्कस ना करूं, सारी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी आपको दे रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है। सो आपका आधे से ज्यादा काम उसने कर दिया है। अब आपने सिर्फ बैठना है, गूगल स्कॉलर से आर्टिकल निकालने हैं। पहले इस सिग्नलिंग पाथवे को की एक लाइन लिखनी है, फिर इस सिग्नलिंग पाथवे की दूसरी तीसरी लाइन, फिर ये और आपने एक पैराग्राफ जनरेट कर लेना है। अगर आपको आर्टिकल ढूंढते हुए भी मसला होता है कि यार अब इतने आर्टिकल आ जाते हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो उसका तरीका ये है, आपने इसको कॉपी किया, यहाँ लिखा प्लीज गिव मी ऑथेंटिक कवर्ड, जरूर लिखना है। ठीक है, मैंने क्योंकि अपने चैट जीपीटी को बार बार ऑथेंटिक कवर्ड यूज करती हूँ, सो अब वो मुझे ऑथेंटिक रेफरेंसेस देता है। आप यूज करेंगे तो आपका चैट जीपीटी भी आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। प्लीज गिव मी ऑथेंटिक आर्टिकल्स फ्रॉम गूगल स्कॉलर ये ले जी, उसने आपको आर्टिकल भी बता दिए। अगर आप उससे कहेंगे कि मुझे लिंक भी दो उनका, तो आपको उनका लिंक भी देगा। अदरवाइज आप इस टाइटल को कॉपी करेंगे गूगल स्कॉलर में, तो आपके सामने, जैसे अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रही थी, तो आपके सामने ये देखें, मैंने एक रेफरेंस को कॉपी पेस्ट किया तो एज इट इज वो वाला आर्टिकल खुल के आ जाता है। अब उसने आपको कोई तकरीबन 7-8 जो है वो रेलेवेंट आर्टिकल निकाल के दे दिए हैं। इन 8 में से आपको 2-3 लाइंस AKT पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे के तो मिल ही जाएंगी। सो इंट्रोडक्शन लिखना इतना आसान हो चुका है।
अब पुअर प्रॉम्प्ट क्या है कि आपने उसे इंट्रोडक्शन लिखवाया, फिर बैठ के उसे सॉफ्टवेयर से रिफ्रेश कराते रहे, उसकी वर्डिंग इंप्रूव की और बाद में वो सुपरवाइजर ने या जनरल ने रिजेक्ट ही कर देना है। बेटर प्रॉम्प्ट क्या है, उससे आउटलाइन लो, उसी से आर्टिकल मांगो, उन आर्टिकल्स को स्टडी करो और उन्हें अपनी वर्डिंग में पेस्ट करते जाओ। चैट जीपीटी नॉर्मली ट्रस्टवर्दी रेफरेंसेस नहीं देता, सो हमेशा लिंक को ओपन करके देखना है कि क्या आपके पास आर्टिकल सही आया है या नहीं। उसके साइंटिफिक फैक्ट्स भी बर्बाद हैं, नॉवेलिटी को वो डिसाइड नहीं कर सकता। सो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन या अपना आर्टिकल उससे नहीं लिखवाना। ये आपकी असाइनमेंट है जो कि मैं आपको दूंगी अगर आप करना चाहेंगे तो। अच्छा जी, हमारे पास तकरीबन 35 मिनट्स हैं। आई होप हम मटेरियल एंड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इजी पार्ट है लिखना। आपने स्टडी में क्या किया, आपने वो बात यहाँ लिखनी है, ठीक है। इनफ डिटेल होनी चाहिए। अगर सॉरी मैं पूछना भूल गई, आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ आ गया है? मैं आगे मूव कर जाऊं प्लीज। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली चैट में टाइप कर दें। मैम इंट्रोडक्शन आई थिंक सबको क्लियर है, हम एंड पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कंडक्ट करवा लेंगे। ओके ठीक है। स्टिल उस सेशन के अलावा भी बहुत से आप में से ऐसे हैं जिनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप मुझे कल का पूरा दिन मैसेज कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए कल। ओके, मटेरियल एंड मेथड मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत इजी लिखना है। इसका इजीएस्ट पार्ट है आर्टिकल का। आपने सिर्फ ये बताना है कि आपने काम कैसे किया, और वो बताना कैसे है, आपके पास प्रीवियस सारा लिटरेचर रखा हुआ है, वहां से आपने कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट ऐसे करना है कि बस वर्डिंग अपनी यूज करनी है और रेफरेंस देते जाना है। मैं आपको उसका दिखाती भी हूँ, कोई आर्टिकल भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली मेथड सेक्शन को होना कैसे चाहिए। सबसे पहली बात, प्लीज वो एसेज, वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं लिखने जिनकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। आपको इस टाइम पे ये लग रहा है कि मैंने लिटरेचर रिव्यू से कॉपी पेस्ट करना है, सॉरी लिटरेचर रिव्यू करना है, मैंने आर्टिकल लेने हैं उनसे, मैंने अपनी वर्डिंग में कॉपी पेस्ट कर देना है। कल को जब आप आर्टिकल सबमिट करवाएंगे और आप इंशाल्लाह रिव्यूज आएंगे, ओके आपको रिव्यूज आएंगे सबमिशन के बाद, तो उसमें बहुत जगहों पर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी मजीद डिटेल दें। ये आपने किया तो फिर कैसे किया, ये हुआ तो कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने आरएनए एक्सट्रैक्शन एंड सीडीएनए सिंथेसिस का एक मटेरियल एंड मेथड के सेक्शन में लिखा हुआ था, शुक्र है मैंने खुद किया हुआ था। तो दे आस्क्ड मी कि आप मुझे वहाँ में प्राइमर की लिस्ट दें, मैंने प्राइमर की लिस्ट दे दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने प्राइमर को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया हुआ था, मैंने उन्हें वो बताया। आपने प्राइमर जनरेट कौन से सॉफ्टवेयर से किए थे, मैंने उन्हें वो इंफॉर्मेशन दी। सो कभी भी वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं लिखने जो आपने किए नहीं है और आप सोच रहे हैं कि बस मैं ये एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ, इसका डाटा खुद से जनरेट कर लूंगा, इसकी इंफॉर्मेशन या मुझे पता तो है। जब आप 2 से 3 आर्टिकल, ये तब के लिए इंफॉर्मेशन है, जब आप 2 से 3 आर्टिकल पब्लिश करवा लेते हैं ना, तो आप भी मेरी तरह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बस अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर 3 आर्टिकल के बाद आपको लगता है कि पिछले वाले आर्टिकल में अगर ये रिजल्ट आए थे तो थोड़ी सी फैब्रिकेशन तो अलाउ है ना, थोड़ी सी फैब्रिकेशन करके गलत रिजल्ट इन सेंस खुद से रिजल्ट जनरेट करके लिख दूंगा, सो ये एक्सपेरिमेंट ऐड कर देता हूँ। प्लीज ये नहीं करना। ये एथिकल है या नहीं है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है, मैं आपको ये प्लीज इसलिए कह रही हूँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देगा। और ये मसला सिर्फ उस टाइम नहीं है, उसके 3 साल बाद भी आपने आर्टिकल लिखा, पब्लिश करवा लिया, पब्लिकेशन के 3 या 5 साल बाद आपसे जर्नल पूछ सकता है आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो कैसे किया था, और आपने तो कॉपी पेस्ट किया हुआ था। तो प्लीज ट्रांसपेरेंसी रखनी है। सेकंड, मेथड को इस स्टाइल में लिखना है कि वो रिप्रोड्यूसेबल हो सके। बस ये नहीं लिख देना कि मैंने क्रिस्टलन किया, मैंने जेलवन की, मैंने मेरे पास 12 सैंपल थे तो मैंने उनकी आरएनए एक्सट्रैक्शन कर दी, सीडीएनए सिंथेसिस कर ली। ठीक है, आरएनए एक्सट्रैक्शन का कोई प्रोटोकॉल तो होगा, वो प्रोटोकॉल लिखना है।
cDNA सिंथेसाइज किया, प्रोटोकॉल लिखना है। RT-PCR किया, प्रोटोकॉल लिखना है। RT-PCR के लिए कौन सी कंपनी की कौन सी मशीन यूज की वो लिखना है। आपने सीरम एनालिसिस किया, कोई मशीनरी यूज हुई, उस कंपनी का क्या नाम था जिसकी वो मशीनरी थी वो लिखे। आपने टेस्ट ट्यूब्स में बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं, ग्लाइकोसाइड चेक करने वाले, बायोकेमिस्ट्री वालों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा, बायोटेक वालों को भी। कार्बोहाइड्रेट्स की आप डिटेक्शन कर रहे होते हैं, फिनोल्स की, फ्लावोनाइड्स की, प्रोटीन्स की। वो डिटेक्शन आपने कैसे की, आपने कितना सैंपल डाला, उस पर कितना आपने अपना रिएजेंट डाला, उस डिटेल को लिखने की जरूरत है। बहुत बहुत एक्सटेंसिव नहीं लिखनी, बेशक बहुत एक्सटेंसिव नहीं लिखनी, लेकिन एटलीस्ट इतनी लिखनी है कि सामने वाले को आइडिया हो कि आपने कुछ करना है। सो एक्सटेंसिव भी नहीं लिखना, लेकिन बहुत शॉर्ट भी नहीं लिखना कि बस मैंने ये किया था। सो टिपिकल स्ट्रक्चर बेसिकली मेथोडोलॉजी की ये होती है कि आपने सबसे पहले अपना स्टडी डिजाइन बताना होता है कि आपने कितने सैंपल लिए, कैसे लिए, क्या था, किस चीज का सैंपल था, कोई जीन थी, कोई कंपाउंड था, कोई सेल लाइन्स थी, कोई फैमिलीज थी तो कौन से एरियाज की थी, फैमिली के कितने मेंबर थे, सैंपल के तो आपने कलेक्ट कहाँ से किया, ब्लड सैंपल था तो कौन सा हॉस्पिटल था, डिजीज थी तो आपने कंसेंट लिया या नहीं लिया, अगर आप रैश पे काम कर रहे थे तो आपने रैश कहाँ से लिए, आपने खुद उन्हें रिप्रोड्यूस करवाया या NIH से आप लेकर आए, ये आपने डिटेल देनी है। आपका स्टडी एरिया क्या था वो स्टडी डिजाइन में आ जाता है बेसिकली। उसके बाद आपके पास कौन कौन सा मटेरियल, केमिकल एंड इक्विपमेंट था। सो जब भी काम करना है उस इक्विपमेंट की पिक्चर लेकर अपने पास रखनी है ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी कंपनी की मशीन यूज की है। आप में से जो भी लोग पेड या अनपेड इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, प्लीज अपनी लेबोरेटरीज में हर मशीन की एक एक पिक्चर कैप्चर करें ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आप MPhil या PhD करें तो कौन सी मशीनरी किस लैब में किस कंपनी की रखी है। एटलीस्ट जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां की मशीनरी का आपको आइडिया हो ताकि आपको दोबारा कोई सैंपल रन करने के लिए जाना पड़े तो आपको पता हो। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ आपने कैसे लिखना है। फिर आपने डाटा कलेक्शन कैसे की। फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिक प्रैक्टिस ये है कि आपने हर एक्सपेरिमेंट को 3 दफा लगाना है। आपने एक कंपाउंड का चेक किया कि उस मैं बहुत बेसिक एक टेस्ट आपको बता रही हूँ आप में से, क्योंकि बहुत से लोगों को उसका आइडिया होगा। हम क्वालिटेटिव टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम अमाइनो एसिड या प्रोटीन की डिटेक्शन करते हैं। वो टेस्ट ट्यूब में एक सैंपल ले लेते हैं और उस पर रिएजेंट ऐड करते हैं, कलर चेंज हो जाए तो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है। सो आपने हर एक्सपेरिमेंट को 3 दफा करना होता है। पाकिस्तान में नहीं होता। अब मैं ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहती हूँ बट मैं रियलिस्टिक रहूंगी, पाकिस्तान में 3 दफा नहीं होता, बट आपने कोशिश करनी है कि आप उसे 1 दफा रिपीट कर लें अगर कर सकते हैं। तो हर एक्सपेरिमेंट को चाहे उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं या नेगेटिव, आपने थेराइज करना होता है, बट समहाउ ट्राई करें कि आप उसे 2 दफा कर लें। 2 दफा नहीं भी किया और आपने आर्टिकल में लिखना है कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किए और आपने इसका डाटा कलेक्ट किया, उन डाटा को आपने एक्सेल शीट में ऐड किया और कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। अच्छा, जो आपकी अरेंजमेंट है ना, इसकी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है, वो जर्नल पे डिपेंड करता है। सो मैं बार बार कह रही हूँ, कल जब हम जर्नल सिलेक्शन की तरफ जाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन से जर्नल के अकॉर्डिंग लिखना है और कौन से जर्नल में सबमिट करवाना है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। सो हर जर्नल अपना स्ट्रक्चर भी देता है कि आर्टिकल को कैसे लिख के लाना है। कुछ का स्ट्रक्चर ये होता है कि इंट्रोडक्शन के फौरन बाद रिजल्ट, फिर डिस्कशन, फिर कंक्लूजन और बिल्कुल एंड पे मटेरियल एंड मेथड आता है। आती सारी चीजें हैं बट उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये आर्टिकल दिखाऊं, इसका ये पार्ट है इंट्रोडक्शन, नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नंबर 2 पे रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं, मटेरियल एंड मेथड नहीं है या मेथोडोलॉजी नहीं है। नंबर 3 पे आपके पास डिस्कशन आएगी, ये रही नंबर 3 पे डिस्कशन है। नंबर 4 पे कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, ये 4 पे कंक्लूजन है। और बिल्कुल लास्ट में जाके इन्होंने कहा है कि हमें मटेरियल एंड मेथड दो, लेकिन लिखते हुए आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मटेरियल एंड मेथड लिखना है। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। सो ये वो सारे केमिकल्स हैं जो मेरी पूरी एक रिसर्च में फॉर एग्जाम्पल यूज हुए।
इसमें मैंने उनकी कंपनी भी लिखी है, CCl4 एस्टिक एसिड रूटिन मैंने कौन सी कंपनी से परचेज की है ये लिखा हुआ है कि ये 6-7 केमिकल्स मैंने एक ही कंपनी से परचेज किए। उसके बाद FC रिएजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने यहाँ से परचेज किया है, ठीक है, जर्मनी से। सिल्मेरिन एक कंपाउंड यूज हुआ है, वो मैंने कौन सी लेबोरेटरी का यूज किया है, एबट लेबोरेटरीज का यूज किया है। ट्राइजोल या CDNA किट मैंने कौन सी लेबोरेटरी का यूज किया है, थर्मो फिशर साइंटिफिक का। सो आपने केमिकल्स या मशीनरी की सारी डिटेल देनी है। उसके बाद आपने जाना है स्टडी डिजाइन की तरफ। मैंने स्टडी डिजाइन में क्योंकि प्लांट यूज किया है तो मैंने लिखा है कि मैंने प्लांट के सिर्फ लीव्स कलेक्ट किए हैं, कौन से टाइम में कलेक्ट किए हैं ये लिखा है। उन प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करवाई है। अब मैं ले आती रोज और मैं कहती ये जस्मीनम हुमाइल है तो मुझे आइडेंटिफिकेशन कैसे होती, जर्नल यकीन कैसे करता कि मैंने वही प्लांट लिया है जो मैं बोल रही हूँ। तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है प्लांट को। सो मैंने हर्बेरियम ऑफ पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करवाया, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, मैंने वो नंबर लिखा है। ये सारा प्रोसेस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हुआ है, सो ये मेरा स्टडी एरिया है, मैंने उसको मेंशन किया है। उसके बाद उस प्लांट की मैंने एक्सट्रैक्शन की, मैंने उसकी क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग की, मैंने HPLC की। अब जो चीज मैंने की है मैंने हर एक्टिविटी को मेंशन किया है, उसका प्रोटोकॉल लिखा है, उस पे कौन से फार्मूलाज अप्लाई हुए हैं वो फार्मूलाज लिखे हैं। फिर जब मैं इन विवो स्टडी की तरफ गई हूँ तो मैंने रैट्स लिए हैं, उन रैट्स की ग्रुपिंग कैसे की है मैंने वो मेंशन किया हुआ है। सो आपको ईच एंड एवरी डिटेल लिखनी है, लेकिन आपकी लैब की कॉपी आपके आर्टिकल के मटेरियल एंड मेथड से डिफरेंट होती है। आप लैब की कॉपी में क्या लिखते हैं, मैं ये पकड़ कर लाया, मैंने ये जीन ली, फिर उस जीन में इतना सैंपल डाला, फिर उसको ऐसे किया, फिर उसको इतने टेम्परेचर पे रखा और आप पॉइंट्स बनाते हैं। पहली बात आपने पॉइंट्स नहीं बनाने आर्टिकल लिखते हुए। सेकंड, आपने मेथोडोलॉजी को पास्ट टेंस में लिखना है। अगर आप में से किसी ने ये बात स्किप कर दी है, मेरी आवाज नहीं आई, तो मटेरियल एंड मेथड को आपने पास्ट टेंस में लिखना है। थर्ड, आपने कभी भी ये नहीं लिखना कि आई कलेक्टेड, आई परफॉर्म्ड, वी परफॉर्म्ड, ना। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी वाज परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मेथड, आपने अपना नहीं लिखना, ठीक है। सो हम थर्ड सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, थर्ड टेंस की तरफ जा रहे हैं, आई वी नहीं करना। सो ये डिफरेंट है आपके मैनुअल से जो आप लैब में बैठ के बनाते हैं। आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आपने एक चीज लिखनी होती है कि आपने किस बेसिस पे, जब आप सर्वे कर रहे होते हैं, जब आप स्पेसिफिकली पाकिस्तानी फैमिलीज, क्योंकि मोस्टली मैंने आपका देखा है जब अभी हम टाइटल की बात कर रहे थे तो 3-4 टाइटल ऐसे थे जिसमें पाकिस्तानी फैमिलीज की बात थी। सो डेफिनेटली आप सैंपल कलेक्शन के लिए फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं। सो आपने मेजरली ये बात लिखनी होती है अपने मटेरियल एंड मेथड में कि आपने किस बेसिस पे उस फैमिली को सिलेक्ट किया है, किस बेसिस पे आपने क्या क्राइटेरिया लिया था कि मैं इस फैमिली को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या आपने क्या क्राइटेरिया लिया कि आपने सोचा फैमिली के ये मेंबर मेरे एक्सपेरिमेंट में ऐड होंगे और ये मेंबर ऐड नहीं होंगे। सो आपने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला पार्ट लिखना है। एक पार्ट जिसका हम में से बहुत से लोगों को शायद आइडिया ना हो, और वो ये है कि आपने ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मटेरियल एंड मेथड के बिल्कुल एंड पे लिखना जरूरी है। आपने एक्सेल शीट यूज की होगी, आपने अनोवा लगाया होगा, आपने कोई सॉफ्टवेयर स्टैट के लिए यूज किया होगा, उस सॉफ्टवेयर में कोई फार्मूला अप्लाई किया होगा, आपने पी वैल्यू यूज की होगी। अब मैं इस टाइम आपको पी वैल्यू नहीं समझा सकती हूँ, सॉरी, लेकिन आपने कोई पी वैल्यू ली होगी, कोई आपका लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा। आपने ग्राफ बनाने के लिए क्या यूज किया था, ग्राफ प्रिज्म यूज किया था, ग्राफ पैड यूज किया था, एक्सेल शीट यूज की थी। आपने वो सारी 3 से 4 बातें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जरूर मेंशन करनी है। अनोवा 1 वे लगाया था या 2 वे लगाया था, ये लिखना जरूरी है। सो इसके बाद बेसिकली इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद आपका मटेरियल एंड मेथड कंप्लीट हो जाता है। एक चीज जो एथिकल अप्रूवल है वो उन स्टडीज में आता है जिनमें आप किसी का कंसेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रैट्स पे स्टडी कर रही हूँ, मुझे एथिकल अप्रूवल लेने की जरूरत है,
लेकिन अगर मैं किसी सेल लाइंस पे स्टडी कर रही हूँ मुझे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, मैं फैमिलीज पे स्टडी कर रही हूँ मुझे कंसेंट या अप्रूवल लेने की जरूरत है, बट मेरी स्टडी मेजरली ही नैनो पार्टिकल्स अगेंस्ट प्लांट ग्रोथ है तो मुझे किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सो वो जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्लूडिंग प्लांट नहीं इसमें शामिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल नहीं है। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी नॉर्मली हम ले ही लेते हैं एथिकल अप्रूवल वैसे। अच्छा, अगर आप ह्यूमंस पे स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स पे कर रहे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन से कंसेंट लेने की जरूरत है, एनिमल्स के लिए और फिर ह्यूमंस दोनों के लिए एथिकल अप्रूवल भी लेने की जरूरत है, ठीक है। सो वो लेना मस्ट है, उसके बगैर somehow some point पे जर्नल रिजेक्ट कर देगा आपके आर्टिकल को अगर आपने एथिकल अप्रूवल नंबर ऐड नहीं किया हुआ। या एथिकल अप्रूवल मिलता कहाँ से है, जहाँ आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं वहां पर एक एथिकल अप्रूवल देने की कमेटी होती है, आप एक परफॉर्मा फिल करते हैं और वो आपको एथिकल अप्रूवल नंबर दे देते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है मेथोडोलॉजी लिखते हुए, हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स को स्किप कर देते हैं या फिर हम बहुत लंबी लंबी बातें लिखने के बैठ जाते हैं, ठीक है। या फिर मेथड के सेक्शन में मैंने इतने बड़े ब्लंडर भी देखे हैं कि लोग अपना रिजल्ट भी कभी कभी उसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आरएनए एक्सट्रैक्शन की और मेरे सैंपल्स का आरएनए का फला डाटा आया, गलत बात है, सिर्फ प्रोटोकॉल लिखना है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लड सैंपल कलेक्ट किए होते और मैं मटेरियल में लिखती कि ब्लड सैंपल्स वर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स। कहाँ से कलेक्ट किए, किसके थे, मेथड क्या था कलेक्शन का, आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि ब्लड सैंपल्स कितने सैंपल कलेक्ट किए गए, पार्टिसिपेंट कौन थे, आपने कौन सा ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, वो सीरम ग्लूकोज था, वो ब्लड सैंपल था, वो यूरिन था, क्या चीज थी, आपने कौन सी मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट यूज किया उनको एनालाइज करने के लिए। सो ये डिटेल मेंशन करना जरूरी है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पास्ट टेंस होना चाहिए। अच्छा, दो बहुत मेजर चीजें हैं। एक ये कि आप एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पहला स्टेप मैंने ये किया, दूसरा ये किया, थर्ड ये किया, ओह मेरा एक्सपेरिमेंट गलत है सो मैं इस स्टेप को इस स्टेप से रिप्लेस कर देता हूँ। ये आपके नोटबुक या मैनुअल में जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक DPPHS से लगाती हूँ और मुझसे बहुत दफा वो गलत लग जाता है, मैं किसी स्टेप को किसी से रिप्लेस करती हूँ, कभी रीडिंग को, कभी इंस्ट्रूमेंट को, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट मैं करती हूँ, केमिकल की क्वांटिटी को। ये मैंने नोटबुक में लिखना है। मैंने नोटबुक में वो बातें लिखनी है जो मुझसे गलत भी हुई हैं, ठीक भी हुई हैं, लेकिन मैंने आर्टिकल में वो ब्लेंडर्स नहीं लिखने हैं जो मैंने एक्सपेरिमेंट के टाइम किए थे। आर्टिकल में मैंने सिर्फ रिपोर्ट करना है, मैंने सिर्फ ये बताना है कि मैंने DPPH किया, इस केमिकल को यूज किया, ये वाला इंस्ट्रूमेंट था और इस टाइम फेज में किया और मेरे इतने सैंपल थे, बात खत्म। क्या मुझसे गलत हुआ, मैंने कितनी दफा रिपीटिशन की, फिर मैंने उस क्वांटिटी को चेंज किया, फिर मैंने केमिकल को चेंज किया, ये बातें लिखने की जरूरत आर्टिकल में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास 15 मिनट्स हैं, हम रिजल्ट कवर कर लें। अच्छा, रिव्यू आर्टिकल को मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि जब मैं रिसर्च आर्टिकल के डिस्कशन वाले पार्ट पे जाऊंगी उसके बाद मैं रिव्यू आर्टिकल को एक दफा 15-20 मिनट के लिए अच्छे से डिस्कस कर लूंगी। नॉर्मली रिव्यू आर्टिकल में आप मटेरियल एंड मेथड लिखते हैं, डेफिनेटली लिखते हैं। आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आपने मटेरियल एंड मेथड लिखना है। मटेरियल एंड मेथड में आप वो वाला सारा क्राइटेरिया बताते हैं जिसकी बेसिस पे आपने आर्टिकल सिलेक्ट किए होते हैं। जैसे हम रिसर्च आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि हमने इस बेसिस पर सैंपल कलेक्ट किए हैं, फैमिली को सिलेक्ट किया है। आप रिव्यू आर्टिकल में वो रीजन बताते हैं जिसकी बेसिस पे आपने आर्टिकल सिलेक्ट किए होते हैं कि ये आर्टिकल मोस्ट रेलेवेंट थे, मैंने ये कीवर्ड्स ऐड किए, मैंने इन कीवर्ड्स को माइंड में रखा। फॉर एग्जांपल आप कैंसर स्टडी कर रहे हैं
या किसी एक जीन को स्टडी कर रहे हैं तो आपने ये माइंड में रखना है, अपने क्राइटेरिया में लिखना है कि मैंने इस जीन को एज अ कीवर्ड यूज किया और फिर गूगल स्कॉलर में या पबमेड में या वेब ऑफ साइंस में जो भी आर्टिकल मोस्ट रेलेवेंट आए या जिनकी साइटेशन सबसे ज्यादा आई, मैंने उनको अपने इसमें स्टडी में ऐड किया है। सेकंड चीज जो आपने बतानी होती है, आपने कौन सी डेटाबेस यूज की, आपने गूगल स्कॉलर यूज की, आपने पबमेड यूज की, आपने वेब ऑफ साइंस से आर्टिकल डाउनलोड किए। डेटाबेस का मतलब है जहां से आपने आर्टिकल डाउनलोड किए हैं, जहां से आपने आर्टिकल रीड किए हैं। रिव्यू आर्टिकल तो आप कर ही इस बेसिस पे रहे हैं ना कि आप बहुत से आर्टिकल्स को एक साथ स्टडी करते हैं और फिर उनको कोट करते हैं कि ये स्टडी भी हो गई है, ये भी हो गई है। तो आपने ये बताना है कि आपने कौन सी डेटाबेस से लिया है। थर्ड, आपने ये बताना है कि जब आपने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया तो क्या आपने खुद उस पर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट विटामिन डी बहुत इफेक्टिव है, ये 5 आर्टिकल ने कहा है और 7 आर्टिकल ने कहा है कि इफेक्टिव नहीं है विटामिन डी। तो क्या इस 5 और 7 के जो रिजल्ट थे उन रिजल्ट को कंपाइल करके आपने कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगाया है। उस स्टैटिस्टिकल टूल को आपने बताना होता है कि वो आपने कैसे अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया। अच्छा, हम रिजल्ट को अगर कवर नहीं कर सकते और हम बोर हो रहे हैं इस चीज से तो हम मटेरियल एंड मेथड पे रोकते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ प्लीज, ये इंटरेस्टिंग चीज है। रिव्यू आर्टिकल की अगर बात चल चुकी है तो मुझे ये रिव्यू आर्टिकल कैंसर से रिलेटेड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मजे की बात ये है कि ये सिर्फ मुझे पसंद नहीं है, इसकी साइटेशन देखो। साइटेशन का मतलब रीड करना नहीं है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो साइटेशन का मतलब ये है मैंने इस आर्टिकल का रेफरेंस अपने आर्टिकल में दिया और फिर मेरा आर्टिकल पब्लिश भी हुआ है, तब यहाँ पे एक डिजिट ऐड हो गया, ठीक है। सो अगर इतने लोगों ने इसे साइट किया है तो पढ़ा कितने लोगों ने होगा। और ये है भी 2011 का, कोई बहुत पुराना भी नहीं है। इतना बेस्ट आर्टिकल है ये रिव्यू आर्टिकल है, इतना परफेक्ट आर्टिकल है ये, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि इतने लोगों ने उसे साइटेशन दी हुई है, ठीक है। तो आपने, अच्छा खैर मैं आपको, ये रिव्यू आर्टिकल मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आप में से कोई अगर स्टडी करना चाहे तो प्लीज इसको जरूर करें, ये बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। मेरे पास ये डाउनलोड हुआ हुआ यहाँ रखा है और मैं इस फिगर को बहुत जगह पे यूज करती रहती हूँ नॉर्मली। ओके, ये स्टडी करना आपका काम है। अब हम ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए या मटेरियल एंड मेथड लिखने के लिए हमें आर्टिकल ढूंढने कैसे हैं। मैंने आर्टिकल ढूंढना है IL6 पे और IL6 की स्टडी होनी चाहिए रैट्स में, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ कोई मेडिसिनल प्लांट का इफेक्ट देखूं। आपको मेरी बात समझ आई? मैं किसी मेडिसिनल प्लांट का इफेक्ट देखना चाहती हूँ रैट्स के अंदर IL6 के अगेंस्ट। एक तो चीज ये है कि मैं तीनों की पॉइंट्स लिख दूं और सर्च पे लगा दूं, बहुत से आर्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से मुझे कोई पसंद आता है तो मैं लिख लूं, पर ये ऑथेंटिक वे नहीं है। दूसरा, अगर इसको मैं बहुत अच्छे वे में लिख दूं तो मैं लिखूंगी मेडिसिनल प्लांट इफेक्ट अगेंस्ट IL6 इन रैट्स। इस पे भी अच्छा, ऊपर ये सर्च देखो, ये जितने ज्यादा रिजल्ट आते हैं ना, ये ऊपर जो रिजल्ट मेंशन है, जितने ज्यादा रिजल्ट आते हैं इसका मतलब है आपने सर्च उतनी जनरल की हुई है। अब इतने आर्टिकल इस काम पे है नहीं, लेकिन जहां भी मेडिसिनल प्लांट का वर्ड यूज हुआ है, IL6 का वर्ड यूज हुआ है, रैट का वर्ड यूज हुआ है, वो सारे आर्टिकल इसने दे दिए हैं। अब इसको आपने असल में ऐसे सर्च नहीं करना प्लीज। इसके सर्च करने का सबसे पहला मेथड ये है कि आपको जो भी वर्ड चाहिए होते हैं आपने उन्हें ऐसे करना है। मैं इस पे प्लांट को स्पेसिफाई कर रही हूँ, ठीक है। इन दोनों वर्ड को मैंने रिमूव किया और इसको भी कीवर्ड में कर दूंगी, सॉरी कॉमास में कर दूंगी, फिर इसको भी। ये 3 मेरे कीवर्ड्स हैं। अब इन कीवर्ड में से या तो ये पॉसिबल है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये तीनों वर्ड मेरे आर्टिकल में आने चाहिए, जिस आर्टिकल को मैं रीड करूँ उसमें ये तीनों वर्ड आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी,
एंड ऐड कर दूंगी, ठीक है। और अब मैं सर्च करूंगी, देखो रिजल्ट कितने कम हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं इनमें से कोई एक वर्ड भी अगर किसी आर्टिकल में आया है तो वो आर्टिकल मेरे सामने आ जाए, तो मैं आर का वर्ड यूज करूंगी। अब रिजल्ट इतने हो गए हैं, कहीं पे जस्मीना हुमायूं का वर्ड आया है तो वो आर्टिकल भी सामने है, IELTS 6 का आया है वो भी सामने है, रैट्स का वर्ड कहीं आया है वो भी सामने है। अच्छा, एक और चीज मैं चाहती हूँ, जस्मीना हुमायूं और IELTS 6 का वर्ड आना चाहिए मेरे आर्टिकल में, लेकिन रैट पे स्टडी ना हो वो, तो मैं क्या करूंगी, नॉट रैट्स कर दूंगी। अब देखो कितने कम हो गए रिजल्ट। सो आपने एंड और एंड नॉट को यूज करना है। सेकंड थिंग, आपको जो मेजर आपके कीवर्ड है, जो आपकी जीन है, जो आपकी कैंसर की टाइप है, जो आपकी फैमिली है, जो आपकी डिजीज है, जो भी है उसे हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। आप फाइटोकेमिकल को स्टडी कर रहे हैं तो आपने फाइटोकेमिकल को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। आप कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। सेकंड, अगर आपको पता नहीं है तो ये आपके पास एनी टाइम है। एनी टाइम का मतलब है कि आपको सिर्फ 2026 के आर्टिकल चाहिए तो 2026 में इन पर ये 2 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अगर आपको 2025 एंड 26 के आर्टिकल चाहिए तो वो ये 10 आर्टिकल हैं। अगर आपको 2022 से 2026 के आर्टिकल चाहिए तो वो 16 आर्टिकल हैं। इसके अलावा आप कस्टम रेंज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहती हूँ कि मुझे 2010 से 2012 तक के सिर्फ आर्टिकल चाहिए, सो वो कस्टम रेंज में यहाँ लिखूंगी और सर्च कर दूंगी और मेरे सामने इन 2 ईयर्स के वो आर्टिकल आ जाएंगे जिनमें ये वर्ड यूज हुए होंगे। सो जब भी हम बात करते हैं कि आपने अपना रिव्यू या रिसर्च आर्टिकल लिखते हुए मोस्ट रीसेंट रेफरेंसेस यूज करने हैं, उसका मतलब ये है कि इसको क्लिक करके रखना है सिंस 2025 या मैक्सिमम सिंस 2022 पे क्लिक करके रखना है, ताकि आपके पास मोस्ट रीसेंट और करंट नॉलेज रहे। सेकेंड थिंग, आपको किसी भी टाइप का आर्टिकल चाहिए या आपको रिव्यू आर्टिकल चाहिए, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख रहे हैं तो उसमें आप नॉर्मली रिव्यू आर्टिकल से बहुत सा डाटा ले सकते हैं, तो आप रिव्यू आर्टिकल पे मेजरली फोकस करें कि आप वहां से डाटा पिक करें। और अगर आपने कैंसर से रिलेटेड कोई बात लिखनी है, आपने जीन से रिलेटेड लिखनी है, आपने कंपाउंड से, क्रिस्पर से, RNA से रिलेटेड कोई बात लिखनी है तो रिव्यू आर्टिकल आपको ज्यादा फोकस कर सकते हैं। पर जब आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होते हैं तब आपने रिसर्च आर्टिकल पे ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि अब आपके पास अपना डाटा नहीं है, अब आपने दूसरों का डाटा लेकर और एक नरेटिव जनरेट करना है। सो तब आपको रिसर्च आर्टिकल ज्यादा चाहिए, तब आप एनी टाइप पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गूगल स्कॉलर का यूज। इसके अलावा हमारे पास एक और डेटाबेस है जिसे हम पबमेड कहते हैं। आप यहाँ से आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, ये NIH से बेसिकली लिंक्ड है। आपने इसे ओपन करना है, यहाँ पर जाकर आपको जो भी कीवर्ड यूज करने हैं आप वो कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ चाइनीज मेडिसिन से रिलेटेड मुझे आर्टिकल चाहिए, आप इसको क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ये लो जी, आपके पास बहुत सारे चाइनीज मेडिसिन से रिलेटेड रिजल्ट आ गए हैं। अगर आपको एडवांस रिसर्च चाहिए, मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि मैं इस फील्ड का बंदा हूँ, या आपके पास कोई ऑथर नेम है, या आपके पास कोई फॉर एग्जांपल आपको अपने सुपरवाइजर का आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, या आपको किसी एक स्पेसिफिक ऑथर का आर्टिकल पढ़ना है, आप यहाँ पे ऑथर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर उस ऑथर का नेम ऐड कर देंगे और जब उसे सर्च करेंगे तो उस ऑथर नेम पर, ठीक है, जितने भी उस ऑथर ने आर्टिकल लिखे होंगे वो आपके पास ओपन होकर आ जाएंगे। ओके, ये पबमेड यूज करने का तरीका है। इसके अलावा कुछ और डेटाबेसेस भी हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है हमारे लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। हम रिजल्ट डिस्कशन एब्स्ट्रैक्ट वाली राइटिंग हम कल देखेंगे और उसके साथ जनरल सिलेक्शन कैसे करनी है, प्लेजरिज्म पे स्टक हो जाते हैं उसको कैसे रिमूव करना है, जनरल फाइंड कैसे करना है, जनरल की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, सबसे मेजर बात, सबसे गलत इंफॉर्मेशन जो हमें दी जाती है
पैसे नहीं होंगे तो आर्टिकल पब्लिश नहीं हो सकता, सबसे झूठी खबर है, ठीक है, सबसे गलत इंफॉर्मेशन है ये और बहुत से ऐसे आर्टिकल और बहुत से ऑथर्स के आर्टिकल, मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ, बहुत से ऑथर्स के आर्टिकल्स इंटरनेशनल लेवल पे बगैर 1 रुपया दिए पब्लिश हुए हैं। और आपने हमेशा इंटरनेशनल जर्नल्स को प्रेफर करना है, पाकिस्तानी जर्नल्स पे कम ही जाना है अनलेस कि आपकी रिसर्च बहुत ही बुरी हो, ठीक है। अगर हम 2 मिनट 5 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन, सॉरी, कोई इस टाइम क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं। यस मैम, क्वेश्चन आंसर साथ में कर लेते हैं। हाँ, पहले ही आना स्टार्ट हो गए हैं, जब तक मैं उनका रिप्लाई कर दूं। रिव्यू आर्टिकल पर भी डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। मेरा तो रिसर्च आर्टिकल पढ़ाते पढ़ाते स्टेमिना खत्म हो गया है, उसके लिए हमें एक अलग वर्कशॉप करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल को मिक्स कर दूंगी तो आपको ना रिसर्च आर्टिकल समझ आएगा ना रिव्यू आर्टिकल समझ आएगा। बट डेफिनेटली रिव्यू आर्टिकल पे एक डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत से अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें इस टाइम रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करवाने की जरूरत है। मैम, एट लीस्ट एंड मैक्सिमम कितने आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर राइटिंग अ रिव्यू आर्टिकल? रिव्यू आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको बल्क में आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत है, बल्क में। सो रिव्यू आर्टिकल के लिए बेसिकली सबसे मेजर आइडिया आपका ये है कि आपने एक टॉपिक, एक रिसर्च आइडिया ले लिया है, अब आपने उस डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट में। फॉर एग्जांपल, आप इस बात पे स्टडी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फैमिलीज में अल्जाइमर डिजीज होती है और अल्जाइमर डिजीज जो है वो की वजह से होती है। सो आपने उस जीन से रिलेटेड 20 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड 20 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज में वो डिजीज कैसे हो रही है उससे रिलेटेड 20 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। सो ऑलमोस्ट 50 to 60 आर्टिकल्स आपको पढ़ने की जरूरत है, और एटलीस्ट आपको 80 आर्टिकल्स ऐसा रेफरेंस देने की जरूरत है। रिव्यू आर्टिकल में आप जितने ज्यादा रेफरेंसेस देंगे, तो आपने बात ही उनकी करनी है ना, आपका डेटा ही नहीं है। सो जितना ज्यादा आर्टिकल्स लेकर आओगे उतना ऑथेंटिक आपका रिव्यू आर्टिकल कंसीडर किया। सो एटलीस्ट एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया इस टाइम मेरे माइंड में नहीं है, बट अगर मैं कहूंगी तो वो 70 to 100 के दरमियान रहेगा। अगर मैं रिव्यू आर्टिकल लिखती तो मैं इतने आर्टिकल्स पढ़कर, उनकी साइटेशन देकर, इतने रेफरेंसेस के साथ जाती। रिसर्च आर्टिकल मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि कितने पेजेस का होना चाहिए। रिसर्च आर्टिकल की ना हर चीज की एक लिमिटेशन है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एब्स्ट्रैक्ट 200 से 300 वर्ड के दरमियान होना चाहिए, 250 वर्ड्स के होना चाहिए, इंट्रोडक्शन 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। मटेरियल एंड मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो नॉर्मली 4 पेजेस का, 5 पेजेस का बनता है। रिजल्ट भी आपके 3 से 4 पेजेस के बनते हैं और डिस्कशन भी इतने पेजेस की। सो 4 4 4 13 14 15 20 पेजेस का मैम, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडिंग फिगर्स एंड ग्राफ्स फ्रॉम अदर टेबल्स? रिसर्च आर्टिकल में आप दूसरे किसी की टेबल शेबल ऐड नहीं कर सकते। रिसर्च आर्टिकल में आपने ये काम नहीं करना है। अगर आप रिव्यू आर्टिकल की बात कर रही हैं तो आपने हमेशा फिगर्स खुद जनरेट करनी है। बायो रेंडर के नाम से मैं टाइप करके दे रही हूँ, ये बायो रेंडर के नाम से आपको फ्री ऑनलाइन टूल मिल जाता है। ये कैनवा की तरह काम करता है, पर ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए है। इसे प्लीज ओपन कीजिएगा और इसे चेक कीजिएगा, इसमें आप हर तरह की फिगर जनरेट हैं। सो अगर एक रिव्यू आर्टिकल की या एक रिसर्च आर्टिकल की फिगर आपको पसंद आई है तो अब आपने खुद उसे जनरेट करना है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप किसी और की फिगर अगर यूज करेंगे तो फिर उससे परमिशन लेनी है, उसे ईमेल करनी है और वो आपको परमिशन देगा, तब आप यूज कर सकते हैं। ग्राफ्स का भी, ग्राफ्स का ये है कि अगर आप डाटा कोड कर रहे हैं, आप रिजल्ट कोड कर रहे हैं,
तो फिर आप अवॉइड करें कि आप किसी के ग्राफ्स यूज करें, आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते जाएं तो अच्छी बात है। ये हम रिव्यू आर्टिकल की बात कर रहे हैं, रिसर्च में किसी और की फिगर एंड ग्राफ यूज नहीं करना है। मैम रिव्यू आर्टिकल के लिए टाइटल कैसे सिलेक्ट करते हैं? ओ सायरा बहुत पीछे रह गई हो आप तो। रिव्यू आर्टिकल के लिए टाइटल बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और टाइटल लेने से पहले आपको आइडिया होना जरूरी है। अब अगर आपका इंटरेस्ट कैंसर सेल लाइंस में है तो आपने उस पे पहले स्टडी करनी है। अगर आपने आपका इंटरेस्ट क्रिस्पर पे है तो आपने उसको स्टडी करना है। अब स्टडी कैसे करना है, मैं टाइटल सिलेक्ट करने का प्रोसीजर बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है लंग कैंसर पर और मैं ये देखना चाहती हूँ, ये मेरा आइडिया है कि मैं रिव्यू आर्टिकल इस पे लिखना चाहती हूँ कि लंग कैंसर पर मोस्ट रिसेंट थेरेपीज कौन सी हैं। तो मैं 2026 और 25 के आर्टिकल ओपन करूंगी अपने गूगल स्कॉलर में, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे मैं लिखूंगी थेरेपीज और उसके आगे इन्वर्टेड कॉमास में लंग कैंसर, और 2025 और 26 के आर्टिकल देखूंगी कि अब इस टाइम क्या काम हो रहा है। जो काम हो रहा है उसकी बेसिस पर उन आर्टिकल्स को पढ़कर मैं अपना एक टाइटल जनरेट कर लूंगी। Okay, ma'am, for review article, how do we deal with result section? अच्छा, रिव्यू आर्टिकल का अपना कोई ऑथेंटिक रिजल्ट वाला पार्ट होता नहीं है। आप उसका कोई खुद से, क्योंकि आपने रिजल्ट्स तो देने नहीं है कि ये हुआ या आपने कोई स्टडी की हो। अच्छा, मैंने ना रिव्यू आर्टिकल आपके लिए इसकी स्लाइड्स बना के रखी थी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि हम में से मैक्सिमम का इंटरेस्ट रिव्यू आर्टिकल है। ये रिव्यू आर्टिकल, इसे हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली रिजल्ट का सेक्शन होता नहीं है। आपने टाइटल लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपकी सर्च की स्ट्रेटेजी होता है। ये आपके रिव्यू टाइप पे डिपेंड करता है। सर्च स्ट्रेटेजी में आप बताते हैं कि आपने कौन सा डाटाबेस ली, आपने आर्टिकल किस बेसिस पे सिलेक्ट किए, कितने आर्टिकल सिलेक्ट किए, उन आर्टिकल का क्राइटेरिया क्या था, क्या वो इंटरनेशनल जर्नल में थे, क्या आपने स्प्रिंजर को फॉलो किया, मतलब आपने कौन सा जर्नल स्पेसिफिकली फॉलो किया। ठीक है, उसके बाद आप एक थीमेटिक सेक्शन बनाते हैं। उस थीमेटिक सेक्शन में आपने ये लिखना है कि विटामिन डी, 5 आर्टिकल आपने ऐसे देने हैं, उनके नाम देने हैं कि फलां बंदा, फॉर एग्जांपल महरीन कह रही है विटामिन डी ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है अगर हम उसका 100 ग्राम डेली यूज करें। और फॉर एग्जांपल सायरा कह रही हैं कि विटामिन डी ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है अगर हम उसका डेली 20 ग्राम यूज करें। लेकिन हाउएवर मरियम कह रही हैं कि विटामिन डी इफेक्टिव नहीं अनलेस हम विटामिन डी और विटामिन ई को साथ यूज करें। सो आपने रिजल्ट सेक्शन में, इसे हम रिजल्ट सेक्शन कहते नहीं है, इसे हम थीमेटिक सेक्शन कहते हैं। इसमें हम बहुत सारी स्टडीज को लेते हैं, वो स्टडीज जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इन्हेंस कर रही हूँ और वो जो आपसे कंट्राडिक्ट कर रही हूँ, और उन दोनों को हम पैराग्राफ्स में एक साथ लिखते हैं कि 3 स्टडीज ने कहा कि विटामिन डी इफेक्टिव है, उनकी बात भी लिखनी है कि उन्होंने कैसे कहा, और 3 स्टडीज ने कहा कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, उन्होंने कहा कि आप 100 ग्राम भी दे दें तो इफेक्टिव नहीं है। एक ने कहा विटामिन डी और विटामिन ई साथ दें तब कुछ इफेक्टिव है, वरना विटामिन डी खुद से इफेक्टिव नहीं है। थर्ड ने कहा कि विटामिन डी इफेक्टिव है बट कुछ टाइम के बाद वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो दोबारा से पॉप अप हो जाता है। सो इस तरह आपने सेक्शन बनाने होते हैं। उसके बाद आप दोबारा से वही बात लिखते हैं। इसका रिसर्च गैप इंट्रोडक्शन में नहीं आता, वो जिसे हम रिजल्ट कह रहे हैं, थीमेटिक सेक्शन कह रहे हैं, उसके बाद आता है। फिर आप ये लिखते हैं कि हाँ ठीक है विटामिन डी इफेक्टिव है या नहीं है, इस पे मजीद डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत है इस प्रोसीजर को फॉलो करके। फॉर एग्जांपल इसे आप प्री क्लिनिकल स्टडीज तो हो चुकी हैं, लेकिन हम क्लिनिकल स्टडीज ह्यूमन बेस्ड स्टडी करें तो हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। सेकेंड, अगर हम विटामिन डी को
कैप्सूल की फॉर्म में दे रहे हैं, अगर हम इंजेक्शन की फॉर्म में दें तो ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आ सकते हैं। ये आपने रिसर्च गैप बताना होता है, यही रिसर्च गैप फिर आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव बन जाता है। आई होप कुछ थोड़ा सा रिव्यू आर्टिकल कवर हो गया है। आर्टिकल पर, रिव्यू आर्टिकल पर अगर आप पहली दफा लिख रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, 2 माह लगाएं, 2 मंथ्स, 2.5 मंथ प्लीज स्पेंड करें रिव्यू आर्टिकल लिखने पर। अगर आप अकेले लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं अकेले लिखना हमेशा प्रेफर करती हूँ रिव्यू आर्टिकल, इवन रिसर्च आर्टिकल। आपको दूसरे को नहीं बताना पड़ता मैं ये पार्ट लिख रहा हूँ तुम ये पार्ट लिखो, उसे आपका पार्ट पसंद नहीं आ रहा, आपको उसका स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, दोनों का बहुत डिफरेंट स्टाइल होता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल हमेशा अकेले लिखना चाहिए। अगर आपकी अकेले की कैपेसिटी नहीं है तो 2 लोगों से ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि राइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, आपकी एक दूसरे से कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं रहती है। सो 2.5 months. Thank you, ma'am, for an amazing day of this workshop. The session was very informative, engaging, and easy to follow. अल्लाह करे जैसे आपने कहा है वैसे ही हुआ हो और आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई हो, आपके 2 घंटे वेस्ट ना हुए हो। Thank you so much. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज वलीद।